Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्टार्ट करते हैं। Yes, sir. लास्ट लेक्चर में आइडेंटिकल पार्टिकल पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। आपको नॉन इंटरेक्टिंग और इंटरेक्टिंग बोथ पार्ट के लिए आपको डिस्कस हो गया था। डिस्कस करते हैं सम टाइम आपको आइडेंटिकल पार्टिकल में स्पिन स्पिन इंटरेक्शन टर्म से या ऑर्बिटल और स्पिन इंटरेक्शन टर्म से सिस्टम के रिजल्ट्स कई बार आपको फाइंड करने होंगे। पार्टिकल के लिए आपको नोन होंगे जिसमें आपको सीजे कोफिशिएंट की रिक्वायरमेंट है। सीजी कोफिशिएंट डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको स्टार्टिंग में जो वन बेसिस से अनदर बेसिस में किसी ऑपरेटर को या बेसिस वेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म करना था, दैट पार्ट के लिए कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी। आपको यहाँ पे सपोज टू जनरली एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट आप कंसीडर करके चल रहे हैं और चाहे वो वन पार्टिकल के लिए एल और एस इंक्लूड हो सकता है। अगर वन पार्टिकल सिस्टम कंसीडर करेंगे तो J1 J2 टू नोटेशंस आएंगे। तो J1 हो सकता है L1 आप कंसीडर करें और J2 S1। तो एक ही पार्टिकल के लिए ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम बनेगा। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम बन जाए, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बन जाए। अगर मोर देन वन पार्टिकल ले रहे हैं, टू पार्टिकल्स ले रहे हैं, तो ये फर्स्ट पार्टिकल के लिए जो J1 आप कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे J1 L1 प्लस S1 होगा फर्स्ट पार्टिकल के लिए और J2 वैल्यू L2 प्लस S2। और यहाँ से सिस्टम का जब आप रिजल्टेंट J फाइंड करेंगे तो J1 और J2 बोथ वेक्टर्स के लिए ये आप रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको J1 नोन है, J2 नोन है वन पार्टिकल के लिए भी। यहाँ पे आपको J1 वैल्यू फर्स्ट पार्टिकल के लिए और L और S बोथ टर्म इंक्लूड हो सकता है। तो ये यहाँ पे L1 प्लस S1 मैग्नीट्यूड टू L1 माइनस S1 मैग्नीट्यूड विद डिफरेंस ऑफ यूनिटी वैल्यू J1 के लिए बनेगी। ऐसे ही J2 के लिए L2 प्लस S2 मैग्नीट्यूड टू L2 माइनस S2 मैग्नीट्यूड। जैसे आपको मैंने ये नोटेशंस को हिंट किया है कि J1 J2 आपको L और S के कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स भी हो सकते हैं सेम पार्टिकल के लिए और J1 J2 टू डिफरेंट पार्टिकल के लिए टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की। तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इंक्लूड करके चलिए। अगर आपको J1 नोन है तो आपको क्वांटम नंबर M1 M2 आप फाइंड कर सकते हैं, जो पहले आपको हिंट किया हुआ है कि M वैल्यू माइनस J2 प्लस J विद डिफरेंस ऑफ यूनिटी वैल्यू अप्लाई करेंगे टोटल एंगुलर मोमेंटम के लिए। सेम पार्ट में आप यहाँ पे भी M1 M2 वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो जस्ट आपको ये मैंने अभी हिंट किया कि नोटेशंस आपको जो J1 J2 M1 M2 है क्या रिप्रेजेंट करेंगे। सम टाइम ये स्मॉल j आपको टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर बताएगा और सम टाइम ये ऑर्बिटल और स्पिन क्वांटम नंबर बताएगा एंड M इज कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चाहे वो सेम वन पार्टिकल के लिए हो चाहे टू पार्टिकल्स के लिए हो। तो जो आप सिस्टम की स्टेट रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे आपको J की रिक्वायरमेंट होगी, चाहे इस केस में आप J चेक करें चाहे आप इस पार्ट में J करें। तो J1 J2 अगर आपको नोन है तो J1 प्लस J2 मैग्नीट्यूड टू J1 माइनस J2 मैग्नीट्यूड विद डिफरेंस ऑफ यूनिटी, ये वैल्यू J के लिए लाई करें। और अगर आपको J नोन है तो M वैल्यू माइनस J2 प्लस J विद डिफरेंस ऑफ यूनिटी। तो कैसे आप क्वांटम नंबर फाइंड करेंगे वो आपको यहाँ पे मैंने हिंट कर दिया। और सीजे कोफिशिएंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है, किसको आप सीजे कोफिशिएंट वर्ड यूज करेंगे, तो आपको यहाँ पे दीज इंफॉर्मेशन से सेपरेटली पार्टिकल्स के नोटेशन में J1 J2 में स्टेट नोन होगी, जिसको आपको ये पहले रिप्रेजेंटेशन हिंट किया था कि J1 J2 M1 M2 लाइक दिस आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसी में वन पार्टिकल के कोऑर्डिनेट क्वांटम नंबर्स आप एक साइड नोट कर लें और अनदर के आप नोट कर सकते हैं। कोई भी नोटेशन वहाँ पे यूज हो सकता है। पहले बोथ पार्टिकल के लिए J1 J2 नोट हो सकता है, फिर M1 M2 बोथ पार्टिकल के लिए, या पहले फर्स्ट पार्टिकल के लिए J1 M1 तो J2 M2, दोनों मीनिंग सेम है। आपको ये पार्टिकल की स्टेट रिप्रेजेंट करेंगे, ये पार्टिकल स्टेट चाहे मोर देन वन पार्टिकल हो चाहे सिंगल पार्टिकल हो, ये पार्टिकल की स्टेट को रिप्रेजेंट करें, जिसको आप प्रोडक्ट में भी नोट कर सकते हैं। यही स्टेट को आप लाइक दिस भी नोट कर सकते थे, J1 M1 टेंसर प्रोडक्ट विद J2 M2, मीनिंग सेम है। थ्री नोटेशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई भी नोटेशन वहाँ पे इंक्लूड हो सकता है और इसी में ये टेंसर प्रोडक्ट नोटेशन आ सकता है, आपको ये पार्ट इंक्लूड हो सकता है। अब आपको सिस्टम की स्टेट नोट करना है सेपरेटली। तो सिस्टम की स्टेट के लिए आपको सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स J और M की रिक्वायरमेंट होगी, ये सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी। बट आपको सम टाइम पार्टिकल की स्टेट और सिस्टम की स्टेट को रिलेट करना होगा। तो आपको यहाँ पे जो पहले ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेसिस में आपको यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस किया था, तो दैट पार्ट की आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन की आपको रिक्वायरमेंट होगी। कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, आपको जो नोन है उससे अनदर में ट्रांसफॉर्म करना है, इट मींस बेसिस आपको चेंज करने पड़ेंगे। ये आपको इंडिविजुअल पार्टिकल के टर्म्स में बेसिस रिप्रेजेंट करेंगे। ये फर्स्ट पार्टिकल के हिल्बर्ट स्पेस का बेसिस है, ये सेकंड पार्टिकल के हिल्बर्ट स्पेस का बेसिस है।
इट मींस ये पार्टिकल के कॉरस्पॉन्डिंग बेसिस वेक्टर्स हैं और ये सिस्टम के लिए बेसिस है। तो सिस्टम की स्टेट को आपको पार्टिकल की स्टेट से रिलेट करने के लिए आपको जो नोन है उससे अनदर में ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी। और ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे आपको ये हिंट किया था कि ये जो नोटेशंस होते हैं ये अगर नॉर्मलाइज स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो सम ओवर ऑल स्टेट्स फॉर प्रोजेक्शन ऑपरेटर, ये एक नोटेशन आप ये रिकॉल करिए, मोर टाइम आपको ये हिंट किया है। अगर कैट ऑफ फाई एन नॉर्मलाइज्ड यूनिटी है तो ये टर्म प्रोजेक्शन ऑपरेटर रिप्रेजेंट करेगा और प्रोजेक्शन ऑपरेटर को सिस्टम की ऑल स्टेट्स पे सम ओवर ऑल स्टेट्स प्रोजेक्शन ऑपरेटर करें तो ये यूनिटी आएगा। तो यहाँ पे ओनली ये स्टेट नोटेशंस में माइनर चेंज है, बाकी मीनिंग अभी भी सेम रहेगा। अगर हम पार्टिकल की स्टेट हमको नोन है और सिस्टम की स्टेट नोट करना है तो पार्टिकल की स्टेट्स के टर्म्स में आपको यहाँ पे J1 J2 M1 M2 ये पार्टिकल की है। तो ये नोटेशन कैट वेक्टर एंड कॉरस्पॉन्डिंग ब्रा वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे कितनी स्टेट्स होंगी ये M1 M2 की वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। तो सम ओवर ऑल स्टेट्स सम ओवर M1 M2 ये नोटेशन का सम करेंगे तो ये यूनिट ऑपरेटर बनेगा। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेसिस हमें करना है तो जिस बेसिस से ट्रांसफॉर्म करना है उसका आप यूनिट ऑपरेटर कंसीडर करेंगे। अगर ऐसे ही आप सिस्टम के लिए चेक करने लगते हैं तो सिस्टम के लिए वैल्यूज M पे डिपेंड करेंगे और सिस्टम के लिए स्टेट नोटेशन JM ये टर्म भी यूनिट ऑपरेटर बनेगा। तो ये इंडिविजुअल स्टेट्स नॉर्मलाइज हैं और नॉर्मलाइज होंगी तो ये ब्रैकेट J1 J2 M1 M2 ये ब्रैकेट वैल्यू 1 होगी। ये पार्टिकल की स्टेट है और नॉर्मलाइज ले रहे हैं ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये कंडीशन पहले आपको ऑपरेटर्स में बताई। ऐसे यहाँ पे ये JM ये ब्रैकेट 1 होगा। सम टाइम आपको ये पार्टिकल के टर्म्स में ऑर्थोनॉर्मलिटी की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है तो ये J1 J डैश डेल्टा JZ टर्म्स आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में J1 डैश J2 डैश M1 डैश M2 डैश, राइट साइड के लिए J1 J2 M1 M2 ये नोटेशंस आप क्रॉनिकल डेल्टा में आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। 4 क्रॉनिकल डेल्टा आएंगे J1 डैश J2 डैश J2 M1 डैश M1 और M2 डैश M2। ये भी कहीं आपको रिक्वायर्ड होगा तो आप यूज कर सकते हैं सिमिलर अप्रोच J डैश M डैश JM। यहाँ पे 2 क्रॉनिकल डेल्टा का प्रोडक्ट होगा J डैश J डेल्टा M डैश M। ये आपको पहले ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशंस का फिजिकल मीनिंग ब्रैकेट नोटेशंस आपको बताए हुए हैं। अगर कहीं रिक्वायर्ड होंगे आगे कभी मल्टी पार्टिकल सिस्टम के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है। तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेसिस करना है, कभी आपको सिस्टम के बेसिस से पार्टिकल में ट्रांसफॉर्म करना होगा तो ये आप यूनिट ऑपरेटर ऑपरेट करके ट्रांसफॉर्म करेंगे। कभी आपको पार्टिकल के बेसिस से सिस्टम में भी ट्रांसफॉर्म करना होगा तो आप ये यूनिट ऑपरेटर आप यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं एजम्पशन ले रहा हूँ कि पार्टिकल के बेसिस से आपको ट्रांसफॉर्म करना है सिस्टम के बेसिस में। J1 J2 M1 M2 ये बेसिस से आपको ट्रांसफॉर्म करना है JM में। तो ये पार्टिकल के लिए बेसिस है और ये सिस्टम के लिए बेसिस है। तो जिसको ट्रांसफॉर्म करना है इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है तो यहाँ पे हम यूनिट ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे ट्रांसफॉर्म करने के लिए। सिस्टम की स्टेट में आपको इस बेसिस में ट्रांसफॉर्म करना है। तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए आप यूनिट ऑपरेटर अगर ऑपरेट करें इस स्टेट पे तो स्टेट अनचेंज रहेगा और इस अब यूनिट ऑपरेटर की वैल्यू को आप ये प्लेस कर सकते हैं। तो समेशन ओवर M1 M2 J1 J2 M1 M2 कैट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय कॉरस्पॉन्डिंग ब्रा वेक्टर ऑपरेटेड ओवर कैट ऑफ JM। आपको स्टार्टिंग में हिल्बर्ट स्पेस के नोटेशंस उनके मीनिंग आपको डिस्कस किए हुए हैं। अगर आप ये टर्म को चेक करें तो ये ब्रैकेट है स्केलर ब्रैकेट, ये टर्म की वैल्यू स्केलर आएगा और स्केलर किसी भी टर्म से कैट वेक्टर से ब्रा वेक्टर से ऑपरेटर से ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं। तो समेशन ओवर M1 M2 ये ब्रैकेट को मैंने इस कैट वेक्टर के लेफ्ट में नोट किया J1 J2 M1 M2 कैट ऑफ JM मल्टीप्लाइड विद J1 J2 M1 M2। अब ये हमें नोन था तो इस स्टेट में ही कन्वर्ट हो गया। इट मीन सिस्टम की स्टेट को पार्टिकल के स्टेट्स के टर्म्स में हमने नोट कर दिया और जब ये M1 M2 की वैल्यूज ओपन करेंगे तो ये मोर देन वन टर्म्स बनेंगे, ये कोफिशिएंट बनेगा और ये कैट वेक्टर्स बनेंगे। तो कैट वेक्टर्स के सुपरपोजिशन से आप सिस्टम का कैट वेक्टर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये नोटेशन जो आपको यहाँ पे इंक्लूड किया है दिस टर्म इज कोफिशिएंट स्केलर वैल्यू और दिस कोफिशिएंट इज नोन एज CJ कोफिशिएंट, क्लेबस जॉर्डन कोफिशिएंट। जो आप आपके सिलेबस में हो सकता है MSc लेवल पे CJ कोफिशिएंट रहा भी हो, CG कोफिशिएंट। तो दिस टर्म इज नोन एज CG कोफिशिएंट, क्लेबस जॉर्डन कोफिशिएंट। CG कोफिशिएंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है?
वो आपको यहाँ पे कंफर्म होना चाहिए कि हमें पार्टिकल के बेसिस से सिस्टम के बेसिस में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो हमें सीजे कोफिशिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, या एक ही पार्टिकल के हमें ऑर्बिटल और स्पिन हिल्बर्ट स्पेस में जो बेसिस है उनसे टोटल एंगुलर मोमेंटम बेसिस में अगर ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो सीजे कोफिशिएंट्स की हमें रिक्वायरमेंट है। ये नोटेशन सीजे कोफिशिएंट्स रिप्रेजेंट करेगा। इसी में अभी जो मैंने आपको यहाँ पे हिंट किया है, ऐसा हो सकता है कि किसी केस में ये फर्स्ट पार्टिकल के लिए पहले नोट किया हो J1 M1, फिर सेकंड पार्टिकल के लिए नोट किया हो। क्वेश्चन में रिप्रेजेंट करे हिंट करेगा कि क्या पार्ट इंक्लूड किया हुआ है। ये और ये नोटेशंस सीजी कोफिशिएंट रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे बोथ पार्टिकल के लिए अगर 2 पार्टिकल सिस्टम ले रहे हैं तो पहले टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर है, फिर कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। बट इस रिप्रेजेंटेशन में आप चेक करें, पहले फर्स्ट पार्टिकल के टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर और कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, फिर सेकंड के लिए। तो हमें दीज कोफिशिएंट्स पे क्वेश्चन पूछा है और कहीं रिक्वायरमेंट होगा इसका, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स पहले डिस्कस करते हैं, फिर इनके एप्लीकेशन पार्ट पे चलेंगे। तो हमें इनके लिए सम रिलेशंस रिक्वायर्ड होंगे जिससे इजीली आपको ये कोफिशिएंट्स फाइंड हो पाए। तो यहाँ पे पहले कंडीशन चेक करेंगे कि कोफिशिएंट की वैल्यू कब जीरो बनेगा, कब नॉन जीरो बनेगा। तो J1 J2 M1 M2 JZ ऑपरेटेड ओवर J। अगर हम ये कंडीशन को यूज करें तो JZ इस पार्ट पर आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आफ्टर ऑपरेटिंग ऑपरेटर आपको एक स्केलर वैल्यू मिलेगा कैट ऑफ JM, JZ की आइगन स्टेट है। तो उस कोफिशिएंट को आउटर में नोट करके ये आप सीजे कोफिशिएंट नोटेशन जो बनेगा J1 J2 M1 M2 कैट ऑफ JM, ये वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हैं। बट JZ को आप नोट कर सकते हैं जो भी लास्ट स्लाइड्स में मैंने ये रिलेशन बताया है। ये रिलेशन अगर आप इसी में Z कंपोनेंट फाइंड करें तो बोथ पार्टिकल के Z कंपोनेंट का सम आप यहाँ पे इंक्लूड करें। तो इस ब्रैकेट को आप फाइंड करेंगे J1 J2 M1 M2। इस JZ को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स, J1Z प्लस J2Z ऑपरेटेड ओवर कैट ऑफ JM। टोटल एंगुलर मोमेंटम हर्मिशियन ऑपरेटर है, तो हर्मिशियन ऑपरेटर चाहे लेफ्ट में ऑपरेट हो चाहे राइट में ऑपरेट हो, ये आपको किसी लेक्चर में ये कंसेप्ट पहले भी डिस्कस किया होगा। अगर कोई ऑपरेटर A ऑपरेटर ले रहे हैं और A हर्मिशियन ऑपरेटर है, अगर आप इसको 5 पे ऑपरेट करें, आइगन वैल्यू लैम्डा बनता है। तो अगर यही रिजल्ट इस इक्वेशन का अगर हम डैगर फाइंड करें तो डार्क नोटेशन के स्टेप से, हिल्बर्ट स्पेस के स्टेप से, तो एक कैट वेक्टर ब्रैकेट में कन्वर्ट होगा और A ऑपरेटर जनरली A डैगर में कन्वर्ट होगा। ये ब्रैकेट ऑफ 5 और ये जनरली लैम्डा स्टार बनेगा। बट अगर A हर्मिशियन ऑपरेटर है तो आइगन वैल्यूज रियल होती हैं और A डैगर A बनेगा। तो जो रिजल्ट आपको इस कैट नोटेशन पे ऑपरेटर ऑपरेट करके लैम्डा बनता है, वही सेम रिजल्ट कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट के ब्रा वेक्टर पे ऑपरेट करके आपको लैम्डा बनेगा। तो ये सब पहले भी कहीं यूज हुआ हुआ हर्मिशियन ऑपरेटर के टाइम पे। आपको यहाँ पे इस JZ को, क्योंकि ये सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम है, तो ये सिस्टम की स्टेट पे ऑपरेट होगा और यहाँ पे इंडिविजुअल पार्टिकल के ये एंगुलर मोमेंटम के Z कंपोनेंट है, तो ये राइट साइड ऑपरेट नहीं होगा, ये पार्टिकल की स्टेट पर ऑपरेट होगा जो यहाँ पे लेफ्ट में नोट किया हुआ है। बट हर्मिशियन ऑपरेटर होने से चाहे इसको लेफ्ट में ऑपरेट करें, अगर ये सिमिलर रिजल्ट बनेगा जैसे ही आप पार्टिकल के कॉरस्पॉन्डिंग टोटल एंगुलर मोमेंटम को कैट वेक्टर पे ऑपरेट कर रहे हो, तो इसके कैट वेक्टर पे। तो आप यहाँ पे स्टेप फॉलो करें, JZ को कैट ऑफ JM पे ऑपरेट करेंगे। ये कैट ऑफ JM टोटल एंगुलर मोमेंटम, ये नोटेशंस पहले बताएं, इसकी आइगन स्टेट है। तो इस सेकंड क्वांटम नंबर से आपको आइगन वैल्यू बनेगा, दैट इज MH क्रॉस। और आइगन वैल्यू नंबर होता है, स्केलर वैल्यू होती है, ऑपरेटर नहीं होता। और अब इसको आप ब्रैकेट से आउटर में नोट कर सकते हैं। ऑपरेटर ऑपरेट हो गया यहाँ पे, ये नंबर को आप ब्रैकेट से आउटर में नोट कर सकते हैं। इस J1Z को जब आप इस स्टेट को ऑपरेट करेंगे तो ये फिर से आइगन स्टेट है और J1Z के लिए ये क्वांटम नंबर आप यूज करेंगे आइगन वैल्यू के लिए M1H क्रॉस, और J2Z के लिए आप ये क्वांटम नंबर यूज करेंगे M2H क्रॉस। पार्टिकल के लिए स्टेट जो कैट नोटेशन में है वो ऐसे रहेगा। अब यहाँ से ये भी नंबर है और ये नंबर है, इसको ब्रैकेट से आउटर में नोट कर सकते हैं और सेम साइड ला सकते हैं। बाकी जो टर्म बनेगा आप चेक कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट में जो ब्रैकेट्स हैं वो सेम बनेंगे। दिस टर्म कैन बी रिटन एज M माइनस M1 प्लस M2 H क्रॉस मल्टीप्लाइड बाई J1 J2 M1 M2 ब्रा वेक्टर विथ कैट ऑफ JM इज इक्वल टू 0। ये स्टेप से आपको ये मैंने नोट कर दिया। किसी को कोई डाउट अगर है तो पूछ सकते हैं, अगर डाउट नहीं तो कंटिन्यू करें। मैंने जैसे आपको यहाँ पे ये सिस्टम के टोटल एंगुलर मोमेंटम का Z कंपोनेंट और ये पार्टिकल के इंडिविजुअल पार्टिकल के Z कंपोनेंट के सम के टर्म्स में नोट किया है। और जब इसको ऑपरेट करेंगे तो सिस्टम का ये जो एंगुलर मोमेंटम का Z कंपोनेंट है वो सिस्टम के कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में H क्रॉस मल्टीप्लाई करके आइगन वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे इंडिविजुअल पार्टिकल में कॉरस्पॉन्डिंग पार्टिकल के क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में आप H क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी ये सेम साइड में इंक्लूड किया, जो रिमेनिंग टर्म था वो ब्रैकेट बन गया। और ये सीजे कोफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन है जो अभी आपको लास्ट स्लाइड में किया। तो ये वैल्यू इस कंडीशन से आपको पता चलेगा कि कब जीरो होगा कब नॉन जीरो होगा।
इफ m इज इक्वल टू m1 प्लस m2, अगर m वैल्यू m1 प्लस m2 से मैच करेगा तो ये डिफरेंस जीरो बन गया। जब ये जीरो होगा तो ये ब्रैकेट जीरो हो भी सकता है और नहीं भी, बट अगर ये m1 प्लस m2 के इक्वल नहीं है तो ये डिफरेंस जीरो नहीं बनेगा, और जीरो नहीं होगा तो ये श्योरली जीरो बन जाएगा। CG कोफिशिएंट्स विल बी जीरो इफ m इज नॉट इक्वल टू m1 प्लस m2। यहाँ पे ये क्वांटम नंबर को दीज टू क्वांटम नंबर के सम से कंपेयर करेंगे, इक्वल आएंगे या डिफरेंट होंगे। तो टू कंडीशंस से आपको ये आइडिया मिल गया कि जीरो है या नहीं। अगर ये कंडीशन होगा m1 प्लस m2 से मैच करेगा तब ये CG कोफिशिएंट नॉन जीरो। अगर डिफरेंट है तो CG कोफिशिएंट जीरो और सेम है तो ही नॉन जीरो। तो ये आपको कंडीशन रिक्वायर्ड हो, जीरो और नॉन जीरो चेक करना। ऐसे ही आपको अगर सिमिलर अप्रोच में, अभी तो यहाँ पे मैंने जेड कंपोनेंट ऑपरेट किया, समटाइम ऐसा हो सकता है कि m की जो वैल्यूज मोर वैल्यूज होंगी तो कोई एक CG कोफिशिएंट आपको नोन है और उसमें यूनिटी से ऐड करके या डिफरेंस करके रिजल्ट को रिलेट करना होगा, तो यहाँ पे आप J प्लस ऑपरेटर आप यूज कर सकते हैं। तो ये कंडीशंस आपको रिकॉर्ड होंगी, कैसे फाइंड करना था वो हिंट हो गया। आप ये मैथमेटिक्स चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, आपको ये कंडीशंस का आइडिया होना चाहिए तुरंत सॉल्व करते हैं। इसी में आगे रिपीट करेंगे डिफरेंट ऑपरेटर J प्लस के लिए, J1 J2 M1 M2 J प्लस सिस्टम के लिए रेजिंग ऑपरेटर, बट इसी को पार्टिकल से कोऑर्डिनेट से रिलेट करना है तो राइट साइड में इस J प्लस को सिस्टम के रेजिंग ऑपरेटर के सम के टर्म्स में नोट करेंगे, तो J1 प्लस और J2 प्लस। ये फर्स्ट पार्टिकल के लिए, ये सेकंड के लिए, ये फर्स्ट हिल्बर्ट स्पेस के लिए, ये सेकंड हिल्बर्ट स्पेस। J प्लस का एक्शन आपको इस कैट ऑफ Jm पे पहले नोट किया हुआ है ऑर्बिटल मोमेंटम के क्वांटम नंबर के टर्म्स में। जब ये J प्लस ऑपरेट करेंगे तो स्क्वायर रूट J माइनस M J प्लस M प्लस 1 H क्रॉस, और ये स्टेट M प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये नंबर है, इसको मैंने ब्रैकेट से आउटर में नोट कर दिया। तो ब्रा वेक्टर के जो टर्म्स थे वो एस एच, और कैट वेक्टर में जो सेकंड क्वांटम नंबर है वहां पे यूनिटी से चेंज होगा, यूनिटी से इंक्रीज होगा क्वांटम। सिमिलर अप्रोच राइट साइड में आप इसको यूज करेंगे। जब ये फर्स्ट पार्टिकल का रिजल्ट यहाँ पे नोट करेंगे तो ये स्पेसिफाई होगा J1 से और M1 से, और इस M1 में यूनिटी से आप चेंज कर देंगे। उसको मैं फिर से इस ब्रैकेट से आउटर में नोट करके जो नेक्स्ट सम होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो J1 माइनस M1 मल्टीप्लाइड बाई J1 प्लस M1 प्लस 1 H क्रॉस J1 SH J2 SH, बट M1 चेंज टू M1 प्लस 1। M2 इस J1 ऑपरेटर J1 प्लस ऑपरेटर के लिए ये अनचेंज रहेगा। सेकंड हिल्बर्ट स्पेस की जो क्वांटम नंबर है वो अनचेंज है, बट यहाँ पे एडिशन है। जब आप ये J2 प्लस ऑपरेट करेंगे तो इस M2 और J2 से रिजल्ट स्पेसिफाई होगा। J1 M1 में कोई चेंज नहीं। J2 प्लस J2 माइनस M2 मल्टीप्लाइड बाई J2 प्लस M2 प्लस 1 H क्रॉस J1 SH J2 SH M1 SH M2 में यूनिटी आप ऐड करेंगे। तो आप इजीली चेक कर सकते हैं, जो सिस्टम के लिए आप ऑपरेटर आप यूज कर रहे हैं तो आप रिजल्ट स्पेसिफाई करेंगे सिस्टम के क्वांटम नंबर से, और जो पार्टिकल के लिए, जिस पार्टिकल के लिए आपको चेक करना है दैट कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटम नंबर के लिए स्टेप्स यूज करना है। और ये ऑपरेटर के रिजल्ट्स मैट्रिक्स एलिमेंट्स आपको पहले बताए हुए हैं, चाहे वो जेड कंपोनेंट हो, चाहे J स्क्वायर हो, चाहे J प्लस हो, J माइनस हो। अब इसी में अगर आप लोअरिंग ऑपरेटर, कभी आपको यूनिटी डिफरेंस करके कोफिशिएंट को रिलेट करना होगा तो आप वहाँ पे J माइनस ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे। तो इन्हीं रिजल्ट्स में ये साइन को आप चेंज कर सकते हैं। ये स्टेप पहले आपको रिलेट किया होगा। J प्लस और J माइनस का एक्शन में क्या डिफरेंस है वो आपको पहले बताया होगा। तो सम टाइम आपको ये रिलेशंस भी रिक्वायर्ड होंगे, कैसे फाइंड हुए वो मैंने आपको हिंट कर दिया। एग्जाम में जरूरी नहीं कि आप अगर भूल गए तो आप लाइक रिलेट कर सकते हैं, बाकी अगर प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये यूज मेमोराइज हो जाएंगे, हैबिट में आ जाएंगे। तो ये भी कंडीशंस रिक्वायर्ड होंगी सम कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए, CG कोफिशिएंट, और ये कंडीशन भी रिक्वायर्ड होगी। नेक्स्ट इसी में सम कंडीशंस आपको, अगर आप ये J1 J2 जो इंडिविजुअल हिल्बर्ट स्पेस के लिए आपको नोटेशंस बताए हैं, M1 M2 JM, ये CG कोफिशिएंट ले रहे हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि ये आपको नोन हो,
जब नोन होगा तो आपको यहाँ पे सम पार्ट ये क्वांटम नंबर एक्सचेंज करके रिजल्ट अगर फाइंड करना है, यहाँ पे आप कंपेयर करें, ये मैंने बहुत पार्टिकल के लिए जो क्वांटम नंबर्स थे वो एक्सचेंज कर दिए। कोई भी इनमें एक नोन होगा तो अनदर को आप रिलेट करने के लिए रिलेशन की रिक्वायरमेंट होगी, वो रिलेशन क्या आपको यूज करना है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। अब आप यहाँ पे कंपेयर करें, ये सिस्टम के लिए कोऑर्डिनेट सेम है, ओनली जो पार्टिकल्स के लिए तो वो एक्सचेंज हो गए, J1 J2 और M1 M2 एक्सचेंज किए तो ये फॉर्म बन गया। बट इन दोनों को रिलेट करने के लिए आपको यहाँ पे -1 पावर J माइनस J1 माइनस J2 करना है। अब इसमें अगर ये नोन होगा तो ये फाइंड कर सकते हैं, अगर आपको ये नोन है तो ये टर्म फाइंड कर सकते हैं, तो ये रिलेशन की आपको रिक्वायरमेंट होगी। ऐसे ही किसी पर्टिकुलर सीजी कोफिशिएंट में आपको ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यहाँ पे प्लस है, अगर इसको माइनस करें इसको माइनस करें तब भी आप ये यहाँ पे सिमिलर अप्रोच से फाइंड कर सकते हैं। राइट में नोट करेंगे नेगेटिव टर्म्स को, इसी को रेफरेंस लिए यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ पे एक्सचेंज किए हैं, और अगर आपको ये माइनस करना हो J1 J2 ये एसएच है, बीच में अगर आप माइनस मल्टीप्लाई करें M1 माइनस M2 और टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी, क्योंकि M वैल्यू M1 प्लस M2 होना चाहिए, तो ये वैल्यू को जब सम करेंगे तो ये सिस्टम के लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा वो नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं, तो ये वैल्यू के लिए भी आपको -1 पावर J माइनस J1 माइनस J2, इट मींस बोथ ब्रैकेट्स बोथ सीजे कोएफिशिएंट सेम साइन में आएंगे या डिफरेंट साइन में आएंगे, आपको ये रिलेशन की रिक्वायरमेंट। तो मैंने सम नोटेशंस आपको सजेस्ट किए, सीजे कोएफिशिएंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है वो सजेस्ट किया। प्रॉब्लम के लिए एक तो आपको ये कंडीशन नोन होना चाहिए, ये रिलेशन नोन होना चाहिए जो आपको यहाँ पे नोट किया है, कैट ऑफ J M, ये टर्म की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ये टर्म सीजे कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट करेगा, इनकी वैल्यूज को फाइंड करने के लिए जीरो नॉन जीरो ये कंडीशन, सम टाइम आपको ये रिलेशन की रिक्वायरमेंट होगी, और कंपेयर करने के लिए दीस रिलेशंस की रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे सीजी कोएफिशिएंट्स फाइंड करने के लिए क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड थे वो मैंने हिंट कर दिया। अब सी में अगर आप ये कंपेयर करें, इन्हीं रिलेशंस को आगे आपको यूज करना है, अभी नॉन एग्जांपल पे भी डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पे एक कंडीशन लें कि J की वैल्यू जो J1 प्लस J2 मैग्नीट्यूड से J1 माइनस J2 मैग्नीट्यूड विद डिफरेंस ऑफ यूनिटी जाएगा, उनमें से J की एक पर्टिकुलर वैल्यू यूज कराएं जिसमें J इज इक्वल टू J1 प्लस J2 क्वांटम नंबर के, और कॉरस्पॉन्डिंग जो M1 वैल्यू है वो प्लस J1 से मैच करता है, M2 वैल्यू प्लस J2 है, और M वैल्यू जो M1 प्लस M2 से मैच करेगा वो यहाँ पे अगर आप these वैल्यूज को चेक करें तो ये J1 प्लस J2 बनेगा। तो यहाँ पे जो सीजी कोएफिशिएंट्स की वैल्यू जो J1 J2 M1 M2 JM ये इस पार्ट से रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब यहाँ पे ये वैल्यू को प्लेस कर दें, these वैल्यूज को प्लेस कर दें, तो ये टर्म बनेगा J1 SH J2 SH प्लस J1 प्लस J2 J1 प्लस J2 M1 प्लस M2, और जिसको हम लिखेंगे J1 प्लस J2। इसी ब्रैकेट को अगर हम चेक करें विद दीज वैल्यूज, ये इसमें कन्वर्ट होगा। ये टर्म आपको यहाँ पे सभी को कंफर्म होना चाहिए, जनरली सीजी कोएफिशिएंट था, और जब ये पॉसिबिलिटी लेंगे तो ये सीजी कोएफिशिएंट दीज नोटेशन में कन्वर्ट। अब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन पे आइए, जब ये M1 M2 की ऑल वैल्यूज ओपन करेंगे तो M1 M2 का जो सम करेंगे दीज वैल्यूज के लिए, किसी एक ही कंडीशन में ये कंडीशन फुलफिल होगा कि M वैल्यू M1 प्लस M2 से मैच करेगी। जो M वैल्यू है जो J1 प्लस J2 आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, बाकी रिमेनिंग कोएफिशिएंट में ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, तो ये जो कोएफिशिएंट्स रिमेनिंग कोएफिशिएंट्स यहाँ पे बनेंगे वो सारे जीरो हो जाएंगे, और जीरो होने से ये स्टेट भी नॉर्मलाइज है, तो राइट साइड में जो ये स्टेट बनेगा ये भी नॉर्मलाइज होना चाहिए, तो यहाँ से आपको नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से ब्रैकेट की वैल्यू कंफर्म होगा ये 1 बनेगा। तो कहीं आपको लाइक दिस कंडीशन अगर डायरेक्ट मिल जाए तो ये सीजे कोएफिशिएंट आपको कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये डायरेक्ट आप 1 कर सकते हैं। तो एक न्यू रिलेशन आपको पता चल गया कि अगर यहाँ पे J1 J2 है और M1 की वैल्यू प्लस J1 और M2 वैल्यू प्लस J2 है, J वैल्यू J1 प्लस J2 और M वैल्यू J1 प्लस J2 है, तो ये डायरेक्ट आप 1 कर सकते हैं, क्योंकि इस सीरीज में जो आपको सीजे कोएफिशिएंट्स की सीरीज आपको नोट कराया है इसमें सिर्फ एक ही कोएफिशिएंट नॉन जीरो बनेगा, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे, और जब नॉन जीरो बनेगा तो इस नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से इस कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 बन जाएगी। अब किसी नॉन एग्जांपल पे इनको डिस्कस करते हैं, जो पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे भी हिंट किए हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये आपको मैंने स्पिन स्टेट डिस्कस किया था 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, वहाँ पे जो मेथड था उससे डिफरेंट मेथड से यहाँ पे इसको सीजे कोएफिशिएंट मेथड से चेक करते हैं कि सिस्टम के रिजल्ट्स क्या बनेंगे और पार्टिकल के टर्म्स में उसको कैसे रिलेट करें। एस वैल्यू आपको ये हिंट किया था S1 माइनस S2 मैग्नीट्यूड टू S1 प्लस S2 मैग्नीट्यूड विद रेफरेंस ऑफ यूनिटी, और यहाँ पे ओनली 2 ही वैल्यूज लाई करेंगी 0 और 1।
M1 की यहाँ पे 2 वैल्यूज होंगी प्लस माइनस हाफ, और M2 के लिए भी प्लस माइनस हाफ। ये नोटेशन आपको पहले बताए। M वैल्यू इस प्लस एस से आप माइनस एस के डिफरेंस ऑफ वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो ये नोटेशन तो आपको पहले बताया। बट जो यहाँ पे नोटेशन है J1 J2 M1 M2, उनमें ये टर्म्स क्या बनेंगे, इस S1 को, क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिटल क्वांटम नंबर नहीं है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, तो J1 वैल्यू S1 से मैच करेगा और ये वैल्यू हाफ हो गया। तो यहाँ से आप M1 जब कैलकुलेट करेंगे तो M1 की 2 वैल्यूज मिलेंगी, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। सिमिलर अप्रोच से J2 वैल्यूज फाइंड करेंगे तो J2 वैल्यू इस S2 से मैच करेगा, ये 1/2। M2 वैल्यू प्लस हाफ और माइनस हाफ। अब ये जो S है वो सिस्टम के लिए J बनेगा। ये आपने अब यहाँ पे J1 J2 नोट किए हुए हैं, तो यहाँ से आप डायरेक्ट J वैल्यू J1 प्लस J2 मैग्नीट्यूड टू J1 माइनस J2 मैग्नीट्यूड विद रेफरेंस ऑफ यूनिटी, ये वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। जैसे ही आपको ये नोटेशंस कंफर्म हुए, इस J की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो 2 वैल्यूज बनेंगी, 0, ये डिफरेंस से एडिशन तक चले जाएगी, और ये 1। M की वैल्यू J इक्वल टू 0 के लिए M की वैल्यू सिंगल होगा, और J इक्वल टू 1 के लिए M की 3 वैल्यूज आएंगी, 0 और प्लस माइनस 1, और +1 0 -1। तो ये आपको 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए J1 J2 M और J नोटेशन में मैंने आपको ये वैल्यूज बता दी, और 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब आपको यहाँ पे ये सिस्टम की स्टेट पार्टिकल की स्टेट से रिलेट करने के लिए CJ कोफिशिएंट्स की रिक्वायरमेंट है। ये आपको एक रिलेशन अभी हिंट किया था कि आपको बताऊं, J1 J2 M1 M2 JM J1 J2 M1 M2। अब यहाँ पे M1 M2 की वैल्यूज हैं, these वैल्यूज, इनमें से M1 पे या M2 पे किसी एक पे समेशन ओपन कर दिया। ये मैंने M1 ऐसे रखा, M2 की वैल्यूज पे समेशन ओपन कर दिया, J1 J2 की वैल्यूज भी यहाँ पे प्लेस कर दी। J1 वैल्यू हाफ है, इस पॉइंट को थोड़ा अलर्ट रहेंगे। ये मैंने किसी इजी अप्रोच से आपको बताया था सिस्टम की स्टेट, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए स्पिन स्टेट। अब CJ कोफिशिएंट्स के लिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कैसे आपको ये फाइंड करना था। तो J1 वैल्यू यहाँ पे हाफ बताया हुआ है, J2 वैल्यू भी हाफ है, ये हाफ हाफ नोट होगा। M1 को M1 रखा, इस M2 की 2 वैल्यूज हैं, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। M2 की नेक्स्ट वैल्यू प्लेस करेंगे, माइनस हाफ, एक समेशन यहाँ पे ओपन हो गया। अब M1 पे वैल्यूज ओपन करेंगे तो ये 1/2 1/2, M1 की वैल्यू मैंने प्लस हाफ ले ली। एक टर्म तो आपको ये अभी इसी में भी M1 को प्लस हाफ यूज करेंगे, 1/2 1/2 प्लस हाफ माइनस हाफ JM 1/2 1/2 प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। अब M1 की नेक्स्ट वैल्यू माइनस हाफ प्लेस करेंगे तो 1/2 1/2 प्लस हाफ JM, यहाँ पे सॉरी M1 को मैंने यहाँ पे माइनस हाफ कर 1/2 1/2 माइनस हाफ प्लस हाफ। अब इस टर्म में, इस वाले टर्म में M1 को माइनस हाफ प्लेस करेंगे, 1/2 1/2 माइनस हाफ JM 1/2 1/2 माइनस हाफ। ये आपको सिस्टम के स्टेट इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल क्वांटम नंबर नोट होगा। जो CJ कोफिशिएंट ये नोटेशन था, कैसे ये पार्टिकल की स्टेट में कन्वर्ट होगा वो आपको नोट हो गया। अब आप चेक करें, एक CJ कोफिशिएंट यहाँ पे ये है, ये स्टेट, ये CJ कोफिशिएंट, ये स्टेट, तो 4 स्टेट्स के टर्म्स में आपको 4 CJ कोफिशिएंट की रिक्वायरमेंट होगी इस टर्म के लिए। अब क्योंकि J और M की भी डिफरेंट वैल्यूज हैं, उनके लिए आपको ये कैसे कोफिशिएंट्स फाइंड करने हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं हिंट कर रहा हूँ। ये J की और M की ये वैल्यूज आपको यहाँ पे कंसीडर करनी है। तो पहले इनमें से मैं कोई एक वैल्यू ले रहा हूँ, ये J1 1, J की वैल्यू 1 और M की वैल्यू +1। और यहाँ पे J वैल्यू 1 है और M वैल्यू +1। दीज नोटेशंस में आप J और M के लिए ये 1 और +1 नोट करते जाएंगे। पर आप यहाँ पे अब चेक करें, अभी आपको ये कंडीशन बताया था मैंने कि कब ये 0 होगा कब नॉन 0 होगा, इस पार्ट पे आइए, जो डायरेक्टली आप प्लेस कर सकते थे। ये वैल्यू 0 होगी अगर यहाँ पे जो क्वांटम नंबर है
वो दीज टू क्वांटम नंबर के सम से डिफरेंट है। सम करना है साइन इंक्लूड करते हुए, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये डायरेक्ट आप जो 4 टर्म्स मैंने रिप्रेजेंट किए हैं उनमें ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाता है कि जैसे आप जे और एम की पर्टिकुलर वैल्यू लेंगे तो यहाँ से कितने टर्म कंट्रीब्यूट करेंगे। अब आप यहाँ पे चेक करिए, एम को आपने +1 लिया, दीज टू को सम किया तो ये +1 बन गया, ये कंडीशन नॉन जीरो बनेगा, ये स्टेट प्रेजेंट रहेगी। अब आप यहाँ पे आइए, अगर दीज टू को आप सम करेंगे तो ये 1 नहीं बनेगा, ये चेक कर सकते हैं, ये टर्म 0 बनेगा, ये कोफिशिएंट 0 बनेगा। अब यहाँ पे आइए, इन दोनों को सम करेंगे तो ये वैल्यू 1 +1 नहीं बनेगा, इन दोनों को सम करेंगे तो ये वैल्यू +1 नहीं बनेगा। +1 सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी में यहाँ पे बनता है, ओनली फर्स्ट टर्म के। ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? यस सर। तो ऑल 4 सीजे कोफिशिएंट में सिर्फ एक सीजे कोफिशिएंट 1/2 1/2 +½ +½ 1 +1 एंड स्टेट 1/2 1/2 +½ एंड +½ बाकी सीजे कोफिशिएंट 0 बन गए, तो ये स्टेट बनेगी। अब ये चेक करिए, ये स्टेट नॉर्मलाइज है, ये स्टेट भी सेपरेटली नॉर्मलाइज है। जब नॉर्मलाइज होगा, ब्रैकेट फाइंड करेंगे तो इस ब्रैकेट की वैल्यू 1 आनी चाहिए, क्योंकि इसका कोफिशिएंट अगर कुछ 1 से डिफरेंट आएगा तो अगर ये स्टेट नॉर्मलाइज होगी तो ये स्टेट नॉर्मलाइज नहीं। तो आपको यहाँ से कंफर्म है कि ये कोफिशिएंट 1/2 1/2 +1/2 +1/2 1 +1 ये वैल्यू 1 कर, और जैसे ही आपने 1 किया, ये टर्म की वैल्यू आप चेक करिए इस स्टेट नोटेशन में, आपको ये अब बताया होगा पहले, ये नोटेशन आपको पहले बताया। यहाँ पे ये सीजे कोफिशिएंट 1 आ गया। ये सीजे कोफिशिएंट मेथड से ये स्टेट मैंने आपको 2 पार्टिकल्स के स्पिन कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में हिंट कर दिया। अब ये तो मैंने सीजे कोफिशिएंट में एक्सटेंशन से बताया। अभी इस पार्ट पे जाइए, इस नोटेशन पे आइए। अगर जे की वैल्यू J1 + J2 है, M1 वैल्यू +J1 है, M2 वैल्यू +J2 है और M की वैल्यू J1 + J2 के इक्वल है, तो ये ब्रैकेट वैल्यू 1 बनेगा, ये सीजे कोफिशिएंट 1 बनेगा। और यहाँ पे चेक करिए फुलफिल हो रहा है, these 2 को सम किया तो ये 1 बन गया। M वैल्यू +J1 है, M2 वैल्यू +J2 है और M वैल्यू J1 + J2 है, ये कोफिशिएंट की वैल्यू 1 होगी। अब आप चाहे जिस मेथड से इसको 1 कर सकते थे, एक तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से 1 बताया और ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से ये रिलेशन बताया, इससे भी आप 1 कर सकते हैं। अगर आपको ये सब पॉइंट क्लियर हो गए तो 1 और -1 के लिए रिजल्ट बताइए। इस एक्सपेंशन में J की वैल्यू +1 कर दीजिए और M की वैल्यू -1 कर दीजिए। बहुत जल्दी से एक बार ट्राई कर लीजिए, जिससे जब ये अभी तो क्योंकि स्पिन हाफ के लिए तो ये मेथड अवेलेबल था जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है। जब कोई और प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो अप्रोच मैंने हिंट किया सीजे कोफिशिएंट का, उससे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप चेक करें यहाँ पे, अगर M को आपने -1 लिया और J को +1 लिया, ये +1 ये 1 है और ये वैल्यू +1, तो यहाँ पे कंपेयर करें, ये 1 +1 सॉरी -1 के लिए चेक करना है, +1 के लिए डिस्कस हो चुका है। अब these क्वांटम नंबर को क्या सम करके ये M वैल्यू -1 आएगा, तो ये कोफिशिएंट को आप 0 कर देंगे। M वैल्यू M1 + M2 से मैच नहीं कर रही है। अब आप यहाँ पे चेक करिए, क्या these 2 क्वांटम नंबर को ऐड करके ये क्वांटम नंबर -1 बनेगा? ये कोफिशिएंट भी 0 हो गया, यहाँ पे भी 0 बनेगा। ओनली लास्ट वाले में चेक करिए, these 2 को जब ऐड करेंगे तो ये M वैल्यू -1 होगा, तो लास्ट कोफिशिएंट नॉन 0 बनेगा, बाकी सारे 0 बनेगा। 1/2 1/2 -½ -½ 1 -1 cat of 1/2 1/2 -1/2 -1/2, जो 4 टर्म्स थे, these 4 में से सिंगल टर्म प्रेजेंट रहेगा, बाकी सारे 0 होंगे। और आप फिर से चेक करें, ये अगर ये स्टेट नॉर्मलाइज है तो ये स्टेट एक ही कंडीशन में नॉर्मलाइज होगी जो रिक्वायर्ड है, जब ये ब्रैकेट वैल्यू 1 हो जाए। या आप फिर से इस रिलेशन पे जाइए, ये टर्म पे जाइए, एक और रिलेशन आप यहाँ पे नोट करेंगे सिमिलर अप्रोच से। J वैल्यू J1 + J2 है और M1 वैल्यू -J1 है, M2 वैल्यू -J2 है एंड M इज -J1 -J2। फिर से ये ब्रैकेट जो सीजे कोफिशिएंट है, ये ब्रैकेट वैल्यू 1 हो जाएगी। ये कंडीशन भी आप यूज कर सकते हैं। आगे कहीं अगर कंडीशन फुलफिल हो रही होंगी तो ये ब्रैकेट वैल्यू फिर से आपको कंफर्म हो गया कि 1 बनेगा। -½ -½ 1 -1 इज इक्वल टू 1। बहुत जल्दी से 1 और 0 के लिए एक्सपेंशन करके, 0 और 0 के लिए एक्सपेंशन करके सीजे कोफिशिएंट्स नोटेशंस के टर्म्स में ये एक्सपेंशन करिए 1 मिनट में।
ഷിനോടെ കാര്യം ഉണ്ടോ ഷിനോ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏടാ അമ്പൂല്ല ിവന്മാരൊക്കെ പോകട്ടെ എന്തോരം അമലിനെ വിളിക്കും ഹൈദരാബാദിൽ എനിക്ക് ഓക്കെ നിജും അടിമ പണ്ട് അക്കയായിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ അഞ്ചനായിരുന്നു ശരി നമ്മളാരും വിളിക്കത്തില്ല കേട്ടോ പേടിക്കണ്ടടാ കേട്ടോടാ അതാ नोट कर लिया सभी ने? हेलो यस सर कितने टर्म नॉन जीरो बने इस वाले 10 के लिए? दो टर्म आ रहे होंगे यहाँ पे। फिर से इसमें जब वैल्यूज को प्लेस करेंगे j को 1 और m को 0, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये पार्ट में m वैल्यू 0 करना है तो यहाँ पे कंपेयर करें, एक तो these का सम करके 0 बनेगा और एक दिस पार्ट का सम करके 0 बनेगा। बाकी सारे कंडीशन यहाँ से ये m नॉट इक्वल टू m1 प्लस m2, ये टर्म 0 और ये टर्म 0। 1/2 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 1 0 कैट ऑफ 1/2 1/2 प्लस 1/2 एंड माइनस 1/2। ये सेट को मैंने नोट कर दिया। अब ये टर्म नोट करेंगे वहां पे प्लस 1/2 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2 1/2 1/2 माइनस 1/2 एंड प्लस 1/2। अब इसी पार्ट में अगर ये नोटेशन पे जाएं तो j वैल्यू 0 लेनी है और m वैल्यू 0 लेनी है, तो फिर से यही टर्म कंट्रीब्यूट करेंगे, बाकी ये टर्म फर्स्ट और लास्ट टर्म 0 बन जाएंगे। तो मैं ये भी नोट कर दे रहा हूँ, ये 1/2 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 0 0 1/2 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 1/2 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2 1/2 1/2 माइनस 1/2 एंड प्लस 1/2। ये नोटेशन पे जाइए, जब स्टेट अप और डाउन नोटेशंस में आपको हिंट किया था, ये कोफिशिएंट को मैंने सपोज C1 लिख दिया और इसको आप कंपेयर करें, फर्स्ट का स्पिन अप है और सेकंड का डाउन है। यहाँ पे इसको C2 लिखा और ये यहाँ पे फर्स्ट का डाउन स्पिन सेकंड का। अगर ये C1 C2 की वैल्यूज को यहाँ पे हम फाइंड करने करेक्टली, तो आप ये रिकॉल करिए, वहाँ पे आपको मैंने ये दोनों सम में बताए थे कि ये सिमेट्रिक होने से ये 1 0 बनेगा। दैट टाइम हो सकता है सम स्टूडेंट को डाउट रहा हो कि हम यहाँ पे हम प्लस क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे क्यों माइनस ले रहे हैं, वो भी आपको कंफर्म हो जाएगा। तो इसको मैंने C3 या C1 डैश या अप डाउन और ये C2 डैश डाउन अप। अब आपको यहाँ पे जो सम रिलेशंस डिस्कस किए हैं, दीज रिलेशंस पे आइए। दीज रिलेशंस पे दोनों सेम साइन में आएंगे या डिफरेंट होंगे, वो डिपेंड करेगा कि j माइनस J1 माइनस J2 वैल्यू क्या है, -1 पावर। अब दीज में आप चेक करें, ये M1 M2 एक्सचेंज हो रहा है,
these notations में अगर ये कोफिशिएंट पे जाएं और इस कोफिशिएंट पे जाएं, यहाँ पे ये कंप्लीट नहीं नोट हुआ है, यहाँ पे कुछ पार्ट छूट गया है, देखो दोनों पार्ट में 10 वाला आएगा सर। मैं दोबारा नोट कर दे रहा हूँ इस पार्ट को, सिस्टम के लिए क्वांटम नंबर यहाँ पे छूट गया था, -1/2 एंड +1/2 1 0, ऐसे यहाँ पे छूटा है -1/2 +1/2 0 0। अब these टू CG कोफिशिएंट्स को कंपेयर करिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू एक्सचेंज अगर कर दें तो ये कोफिशिएंट बन गया, ये सभी को रिलेट हो रहा होगा, 1/2 1/2 +1/2 -1/2 1 0। अभी ये पार्ट को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे स्किप करिए, these टू पार्ट को एक्सचेंज कर दें तो एक्सचेंज करेंगे तो -1/2 एंड +1/2 बन गया। तो एक्सचेंज करने वाला जो फॉर्मूला आपको हिंट किया है, एक्सचेंज करेंगे तो -1 पावर j वैल्यू इन दिस केस इज 1, -j1 इज हाफ, -j2 इज आल्सो हाफ। अब ये टर्म को कंपेयर करिए, ये डिफरेंस 0 बन गया और 0 होने से बोथ कोफिशिएंट की वैल्यू मैच कर गई, सेम साइन में आएंगे बोथ कोफिशिएंट, जब सेम में आएंगे तो यहाँ पे 1/2 1/2 -1/2 +1/2 1 0। तो यहाँ से आपको कंफर्म हो गया कि C1 = C2 है। और कैट ऑफ JM स्टेट ये नॉर्मलाइज स्टेट है, ये इंटीग्रल स्टेट्स नॉर्मलाइज हैं, तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन C1 mod square plus C2 mod square is equal to 1 with this condition and this condition। तो आपको यहाँ से कंफर्म हो गया, या तो C1 C2 दोनों +1/2 ले सकते हैं या दोनों को -1/2 ले सकते हैं। मैंने दोनों को सेम साइन में इंक्लूड कर लिया प्लस, तो आपको ये सेट 1 0 अब आपको कंफर्म हो गया कि ये 1/2 स्पिन अप एंड डाउन प्लस ये 1/2 कॉमन होने से डाउन हो रहा है। यही स्टेट आपको किसी और मेथड से मैंने हिंट किया कि यहाँ पे प्लस साइन आना। अब इस पार्ट पे आइए, इस स्टेट में C1 डैश और C2 डैश पे आइए, 1/2 प्लस हाफ एंड माइनस हाफ 0 0। ये थोड़ी देर के लिए टर्म को स्किप करिए, अभी भी यहाँ पे एक्सचेंज वाला रिलेशन वैलिड है। इन दोनों को अगर आप एक्सचेंज कर दें -हाफ प्लस हाफ 0 0 और एक्सचेंज करेंगे तो ये फिर से फॉर्म -1 पावर j वैल्यू इन दिस केस 0 है, -j1 इज हाफ -j2 इज हाफ। तो यहाँ से -1 पावर -1 बनेगा, इट मीन्स ये वैल्यू -1 बनेगा। कोई एक अगर यहाँ पे प्लस आएगा तो अनदर कोफिशिएंट माइनस बनेगा, अपोजिट साइन में आएंगे बोथ कोफिशिएंट्स। तो यहाँ से आपको रिलेशन कंफर्म हो गया कि C1 डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ C2 डैश, और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अगर आप यूज करेंगे तो C1 डैश मॉड स्क्वायर प्लस C2 डैश मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर आप C1 को प्लस ले रहे हैं, C1 डैश को प्लस 1/2 ले रहे हैं, तो C2 डैश श्योरली माइनस बनेगा 1/2। और जैसे ये कंडीशन फुलफिल हुआ तो CJ कोफिशिएंट को यूज करके अब आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये बोथ का माइनस क्यों किया है, कैसे ये एंटी सिमेट्रिक पॉसिबल हुआ। यहाँ पे ये नोटेशंस मोर क्वांटम नंबर्स यहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा लेंदी मेथड लग रहा है CJ कोफिशिएंट से, बट यहाँ पे आपको ये ऑटोमेटिकली करेक्ट आएंगे कि क्या प्लस बनेगा क्या माइनस बनेगा। तो यहाँ पे आपको मैंने जो 4 स्टेट्स स्पिन टू स्पिन हाफ पार्टिकल के लिए पहले किसी और मेथड से बताया था, वो CJ कोफिशिएंट मेथड से आपको ये डिस्कस करते हैं कि कैसे वैल्यूज आपकी फाइंड होंगी, क्या पार्ट आपको यहाँ पे करना है। सर एक चीज पूछ लीजिए, सर हम सिस्टम का J लेते हैं सर, वो J1 मॉड ऑफ J1 प्लस J2 तो J1 माइनस J2 लेते हैं। हाँ जी, सर उन लोगों ने 0 0 के लिए लिया, तो सर दोनों में J1 और J2 हमने प्लस हाफ लिए हैं। ये तो आपको स्पिन में भी कंफर्म था और आप यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो J1 वैल्यू चेंज नहीं हो रही, ना ही J2 वैल्यू चेंज हो रही। अब इन दीज टू पॉसिबिलिटीज से J की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो आपको यहाँ पे कंफर्म हुआ। अब इस J के लिए M की ये वैल्यू पॉसिबिलिटीज हैं, तो J1 J2 तो सिंगल वैल्यूज थी ना, J1 तो चेंज होगा ही नहीं कभी। ओके सर। कैसे CJ कोफिशिएंट फाइंड करेंगे, कैसे दीज रिलेशंस जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ड्राइव कराए हैं, उस रिलेशंस, ये रिलेशंस, दीज टू रिलेशंस, ये 0 नॉन 0, अगर कहीं हो सकता है कि इन एक्सप्रेशंस की भी आपको रिक्वायरमेंट होगी, तो जो रिक्वायर्ड हो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पेज नंबर सर लास्ट स्लाइड, पेज नंबर 81, प्रॉब्लम नंबर 14। थैंक यू सर। पेज नंबर 81, प्रॉब्लम नंबर 14। पार्टिकल A with angular momentum J is equal to 3/2।
मैंने पार्टिकल का सफिक्स में यहाँ पे ए नोटेशन यूज कर दिया। डिकेज इनटू टू पार्टिकल्स बी एंड सी विद एंगुलर मोमेंटम J1 और J2 रेस्पेक्टिवली। ये सिस्टम है ए और ये टू पार्टिकल में डिके हो रहा है। तो यहाँ पे ये सिस्टम के लिए J बनेगा और इंडिविजुअल के लिए J1 और इसके लिए J2। तो फिर से आप ये J इज इक्वल टू J1 प्लस J2 रिलेशंस यूज कर सकते हैं। ऐसे जेड कंपोनेंट के लिए भी आप नोट कर सकते थे, ये मैं हटा दिया। ये आपको यहाँ पे कंफर्म है कि J किसके लिए लिया है, J1 J2 किसके लिए लिया है। तो JZ कैन बी रिटन एज J1Z प्लस J2Z, ये अभी भी यहाँ पे फुलफिल है। J1 J2 किसके लिए करना है वो आपको यहाँ पे पॉइंट नंबर के लिए B और C आपको हिंट है रेस्पेक्टिवली। इफ 3/2 3/2 ये सिस्टम के लिए J हो गया, ये M हो गया, इज इक्वल टू अल्फा 1 1 और B टेंसर प्रोडक्ट विद 1/2 1/2 एंड C। अब आपको यहाँ से कंफर्म है, ये आप इस स्टेट नोटेशन पे जाइए। ये स्टेट नोटेशंस बताई हुई, इस नोटेशन का मीनिंग ये पार्ट है। चाहे ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या लाइक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये पार्ट J1 आपको यहाँ पे कंफर्म है 1, M1 वैल्यू जो प्लस J1 से माइनस J1 के बीच कोई भी वैल्यू हो सकती थी, बट यहाँ पे उसकी पर्टिकुलर वैल्यू आपको यहाँ पे M1 वैल्यू +1 गिवन है। J2 वैल्यू हाफ है और M2 वैल्यू भी यहाँ पे +1 है। अब आपको ये इस नोटेशन से मैंने लिखा है, मैंने ये नहीं लिखा कि ये माइनस J2 से प्लस J2 तक भी डिफरेंस ऑफ यूनिटी वैल्यू जाएंगी, क्योंकि ये आपको ये स्टेट नोटेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक स्टेट नोटेशन पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स में जो पहले बताया है J1 J2 M1 M2, ये नोटेशन बताया था पार्टिकल की स्टेट के लिए, वो आपको यहाँ पे कंफर्म है 1 हाफ +1 एंड +1। इसको आप लाइक दिस भी नोट कर सकते थे, J1 M1 टेंसर प्रोडक्ट विद J2 M2 जो पहले बताया है। अब आप इस नोटेशन में यही पार्ट आपको यहाँ पे 1 +1 और हाफ +1 दिया है, यही आपको मैंने सजेस्ट किया कि ये पार्ट है। अब J की वैल्यू सिस्टम के लिए जो J1 प्लस J2 मैग्नीट्यूड से J1 माइनस J2 मैग्नीट्यूड हो सकती थी, बट उसमें भी एक पर्टिकुलर वैल्यू J का दिया है 3/2, और M की वैल्यू जो माइनस J से प्लस J के बीच विद रेफरेंस ऑफ यूनिटी वैल्यूज हो सकती थी, या आपको सिंगल वैल्यू दिया है, ये JM नोटेशन में आपको 3/2 और 3/2। तो ये सिस्टम के लिए J और M दिया है और ये इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए दिया है। अब इस स्टेप पे आइए, इस स्टेप से यहाँ पे J1 J2 प्लेस करेंगे, M1 M2 प्लेस करेंगे, JM मेंशन किया 3/2 3/2। तो M1 M2 की जब ऑल पॉसिबिलिटीज यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो जितने भी कोफिशिएंट्स यहाँ पे बनेंगे, सिर्फ एक को छोड़ के ये कंडीशन सिर्फ एक ही स्टेट फुलफिल करेगा कि अगर आप दीज वैल्यूज को M1 और M2 को ऐड कर दें, फिर ये वैल्यू 3/2 बन जाएगा। बाकी और M की और M2 की रिमेनिंग वैल्यूज के लिए ये 3/2 नहीं बनेगा। ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? यस सर, यस सर। तो जब आप ओपन करेंगे ये वैल्यू को, बाकी CJ कोफिशिएंट 0 हो जाएंगे, सिर्फ एक कोफिशिएंट बचेगा, दैट इज 1 J1 J2 M1 M2 JM। J1 J2 M1 M2। अब आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, ये फॉर्म अभी आपको यहाँ पे हिंट किया, इससे मैच कर रहा है, ये नोटेशन आपको दिया हुआ, तो इट मींस अल्फा आपको ये फाइंड करना है। सर वो लास्ट वाला टर्म हाफ होगा? हाँ जी हाफ होगा सर, ये M1 M2 वाला नोटेशन सर 1 कॉमा भी हाफ होगा ना लास्ट? कहाँ पे सर 1 के बाद सर देख, ये पार्ट पे जाइए, यहाँ मिस्टेक हो रहा है, ये पार्ट 1 कॉमा 1 होना चाहिए। हाँ जी J1 और J2, ये पार्ट J की, ये J1 वैल्यू है 1 और ये J2 वैल्यू है हाफ। क्लियर हुआ? यस। ये M1 वैल्यू है, ये +1 और ये M2 वैल्यू है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे जो वैल्यूज आती हैं J1 J2 और M1 और M2 आउट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो कोफिशिएंट है ये वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा के लिए। ये आपको इसी स्टेप पे कंफर्म हो रहा है। ये स्टेट नॉर्मलाइज है, ये इंडिविजुअली नॉर्मलाइज है, तो एक ही कंडीशन हो सकता है जब इसकी वैल्यू 1 आए। अब आप इस फॉर्म पे चले जाइए, एक और एक्सप्रेशन आपको डिस्कस किया था, दोनों पार्ट से आप चेक कर सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से भी और इस रिलेशन से भी।
J1 वैल्यू 1 है और J2 वैल्यू हाफ है, ऐड किया J बन गया। M1 वैल्यू प्लस J1 है प्लस 1, M2 वैल्यू प्लस हाफ है और M वैल्यू 1 प्लस हाफ करेंगे तभी 3/2 बने। तो ये कंडीशन फुलफिल होगी, चाहे इस रिलेशन से यूज कर लें चाहे नॉर्मेशन कंडीशन से यूज कर लें। क्लियर हो गया? ये 1 क्यों हुआ वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। J1 प्लस J2 J से मैच करता है, M वैल्यू J1 प्लस J2 से मैच करता है, M1 वैल्यू प्लस J1 है और M2 वैल्यू प्लस J2 है। ये पॉइंट आपको नोट कराएं कि ये वैल्यू 1 है, या तो इससे चेक कर लें या ये स्टेट का कैट वेक्टर नोटेशन बताया कि ये नॉर्मलाइज है। जब ब्रैकेट फाइंड करेंगे तो इस स्टेट का ब्रैकेट इससे फाइंड कर लीजिए, तो ये ब्रैकेट बन गया और ये इस पार्ट का कोफिशिएंट आपको बता देता है। ये एक ही कंडीशन में नॉर्मलाइज होगा, जब इसका ब्रैकेट फाइंड करेंगे तो इसका मॉड स्क्वायर 1 आ जाए, और मॉड स्क्वायर 1 होने का मतलब की वैल्यू +1 और -1 दोनों सकती थी, बट इस कंडीशन में आपको ये +1 चाहे जैसे आप चीजें कोफिशिएंट्स को रिलेट कर सकते हैं। इसी पार्ट में जो मैंने पहले मेथड बताया उससे भी सॉल्व कर सकते थे। चेक करिए, 2 वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर का लेंथ 1 है और एक का हाफ है, इसका डबल मैंने शो कर दिया था। ये 1 दोनों वेक्टर पैरेलल हों तो ऐड हो जाएंगे मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड ऐड होंगे तभी ये टर्म 3/2 बनेगा। अब इनके जेड कंपोनेंट को भी ऐड करें, तो जेड कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो एक ही कंडीशन में ये m वैल्यू 3/2 बनेगा, जब जेड कंपोनेंट ये प्लस हाफ ले रहे हैं और ये +1 ले रहे हैं। तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी में ये टर्म बनता है, और ये स्टेट इस स्टेट के टर्म्स में नोट होगा लाइक दिस, 3/2 इज इक्वल टू J1 J2, M1 वैल्यू +1 होना चाहिए और M2 वैल्यू प्लस हाफ होना चाहिए। ये स्टेट इससे मैच करेगा, और मैच करने के लिए जो इसका कोफिशिएंट है मल्टीपल फैक्टर ये बनाना चाहिए। तो चाहे जैसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं, बट जैसे जैसे ये एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर इंक्रीज होते जाएंगे तो लाइक दिस रिलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसलिए हमें हायर वैल्यू क्वांटम नंबर के लिए रिलेट करने के लिए सीजे कोफिशिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, इस सीरीज की रिक्वायरमेंट होगी जो आपको टर्म बताया है यहाँ पे, जो आपको सीरीज बताया है इसकी रिक्वायरमेंट होगी जैसे जैसे आप ये क्वांटम नंबर्स को इंक्रीज करते हैं। तो चाहे जैसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो आइडेंटिकल पार्टिकल्स में लगभग सभी अप्रोच पे बेस्ड क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर दिए हैं, और शायद कोई सम क्वेश्चंस 2 और 3 क्वेश्चंस बचे होंगे, बाकी सभी डिस्कस हो। तो विस्तार करते हैं पर्टर्बेशन थ्योरी। एप्रोक्सीमेशन मेथड में फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन मेथड पर्टर्बेशन थ्योरी। तो पर्टर्बेशन थ्योरी की हमें कब रिक्वायरमेंट होगी? पर्टर्बेशन थ्योरी में टाइप्स ऑफ पर्टर्बेशन थ्योरी क्या है, इसके लिए आप क्या रिजल्ट फाइंड करेंगे, उसका मेथड क्या होगा फाइंड करने का। वी नीड एप्रोक्सीमेशन मेथड व्हेन श्रोडिंगर इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्टली सॉल्वेबल। फ्यू आइडियलाइज्ड सिस्टम्स के लिए, जो आपको मैंने इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल डिस्कस किया, पोटेंशियल स्टेप, हार्मोनिक ऑसिलेटर, जैसे जैसे पोटेंशियल में डिफिकल्टी लेवल पोजीशन डिपेंडेंसी चेंज करते जा रहे हैं, हाइड्रोजन एटम, ये सब 1 पार्टिकल सिस्टम के लिए मैंने डिस्कस किए, 1 डायमेंशन में और मल्टी डायमेंशन में। मल्टी डायमेंशन में एक कंडीशनल रिजल्ट था कि जब कहीं पोटेंशियल में म्यूचुअल डिपेंडेंसी नहीं आएगा तो आप 1 डायमेंशन वाले रिजल्ट को आप यूज कर सकते हैं। जैसे ही म्यूचुअल डिपेंडेंसी आएगा श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन श्रोडिंगर इक्वेशन एग्जैक्टली सॉल्वेबल नहीं है। तो फ्यू आइडियलाइज्ड सिस्टम्स के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को आप एग्जैक्टली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ही पोटेंशियल में डिपेंडेंसी डिफिकल्ट इंक्रीज होता जाएगा, श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन डिफिकल्ट होता जाएगा, श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना डिफिकल्ट होता जाएगा। अब 1 पार्टिकल से जैसे आप मल्टी पार्टिकल सिस्टम पे आए, तो 1 पार्टिकल के लिए तो श्रोडिंगर इक्वेशन एग्जैक्टली सॉल्वेबल था, बट जैसे 2 पार्टिकल पे आए, अगर नॉन इंटरेक्टिंग केस वहां पे ले रहे हैं तो 1 पार्टिकल वाले रिजल्ट्स को आपने 2 पार्टिकल्स के लिए यूज कर लिया, 3 पार्टिकल्स के लिए यूज कर लिया, बट जैसे ही वहां पे म्यूचुअल इंटरेक्शन टर्म प्रेजेंट होगा तो श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं, मोर डिफिकल्ट हो जाएगा और एक्यूरेसी 100% नहीं आएगा। तो फ्यू आइडियलाइज्ड और 1 पार्टिकल सिस्टम्स के लिए ही श्रोडिंगर इक्वेशन एग्जैक्टली सॉल्वेबल है। जब श्रोडिंगर इक्वेशन एग्जैक्टली सॉल्वेबल नहीं होगा तो हमें रिजल्ट फाइंड करने के लिए सम एप्रोक्सीमेशन मेथड की रिक्वायरमेंट होगी। उनमें से पर्टर्बेशन थ्योरी 1 मेथड है, वन ऑफ सच टाइप ऑफ एप्रोक्सीमेशन मेथड। जब श्रोडिंगर इक्वेशन एग्जैक्टली सॉल्वेबल नहीं होगा तब एप्रोक्सीमेशन मेथड्स, पर्टर्बेशन थ्योरी, WKB एप्रोक्सीमेशन, आपका वेरिएशनल मेथड, these मेथड्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो फर्स्ट पर्टर्बेशन थ्योरी, फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन मेथड आप यहाँ पे डिस्कस करें। अब डिपेंडिंग ऑन दैट perturbation Hamiltonian or perturbed Hamiltonian or perturbed potential, this perturbation theory may be of 2 types, time independent and time dependent perturbation theory. Time independent perturbation theory और time dependent perturbation theory. perturbation theory में आप हैमिल्टोनियन को 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, H0 और HP। H0 अनपर्टर्ड हैमिल्टोनियन है और HP पर्टर्ड हैमिल्टोनियन। H0 अनपर्टर्ड हैमिल्टोनियन, HP पर्टर्ड हैमिल्टोनियन। पर्टर्ड और अनपर्टर्ड का मीनिंग क्या होगा भी डिस्कस करेंगे,
बट अगर ये पार्ट को थोड़ा रेफरेंस लें, अब से पहले आप परटर्ड वर्ड यूज नहीं कर रहे थे, तो जितने भी हैमिल्टोनियन फॉर्म्स आपने पढ़े वो सारे अनपर्टर्ड थे, जिनके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन एग्जैक्टली सॉल्व होगा, दैट हैमिल्टोनियन इज नोन एज अनपर्टर्ड हैमिल्टोनियन। और आप जब से श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, एनर्जी आइगन वैल्यू इक्वेशन कंसीडर कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में मैंने एक पॉइंट आपको पॉइंट किया, अगर पोटेंशियल टाइम से इंडिपेंडेंट है, हैमिल्टोनियन टाइम से इंडिपेंडेंट है, देन श्रोडिंगर इक्वेशन इज कॉल्ड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, एंड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कैन बी कंसीडर्ड एज एनर्जी आइगन वैल्यू इक्वेशन और आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉर हैमिल्टोनियन। तो जिनमें आपने रिजल्ट फाइंड किए एनर्जी के, आइगन फंक्शन के, वो सारे हैमिल्टोनियन टाइम से इंडिपेंडेंट थे, तो एच नॉट टाइम से इंडिपेंडेंट होगा। अब टाइम डिपेंडेंसी इस पार्ट से इंक्लूड हो सकता है, एचपी पार्ट से। जैसे ही एचपी में टाइम डिपेंडेंसी आएगा, एचपी ऑटोमेटिकली टाइम डिपेंडेंट होगा। अब अगर एचपी पार्ट टाइम से इंडिपेंडेंट हो, एच नॉट में टाइम डिपेंडेंसी नहीं है, तो ये एच भी टाइम से इंडिपेंडेंट है। तो ये टाइम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का जो क्लासिफिकेशन है वो परटर्ड और टोटल हैमिल्टोनियन की टाइम इंडिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी से होगा। तो यहाँ पे टाइम इंडिपेंडेंट परटर्वेशन थ्योरी के लिए कंडीशन आप नोट करेंगे, if perturbed Hamiltonian HP or total Hamiltonian is independent of time, then perturbation theory is called time independent perturbation theory. Time independent perturbation theory. और टाइम डिपेंडेंट के लिए अगर ये परटर्ड पार्ट और टोटल हैमिल्टोनियन टाइम पर डिपेंड करेगा, इफ परटर्ड हैमिल्टोनियन और टोटल हैमिल्टोनियन, ये नेम आपको यहाँ पे हिंट कर दिए, डिपेंड्स ऑन टाइम, then perturbation theory is called time dependent perturbation theory. तो वो पार्ट में टाइम डिपेंडेंसी का डिफरेंस है। अगर परटर्वेशन टर्म टाइम पे डिपेंड करेगा तो टाइम डिपेंडेंट परटर्वेशन थ्योरी, अगर टाइम से इंडिपेंडेंट होगा तो टाइम इंडिपेंडेंट परटर्वेशन थ्योरी। बोथ में जब आप रिजल्ट फाइंड करेंगे, बोथ की एप्लीकेशंस जब आप यूज करेंगे, तो एप्लीकेशन में भी चेंज होगा कि कहाँ पे हम टाइम डिपेंडेंट परटर्वेशन थ्योरी अप्लाई करेंगे, कहाँ पे इंडिपेंडेंट, और इनके एप्लीकेशंस आप स्पेक्ट्रोस्कोपी में मोस्टली सॉल्व किए हुए हैं। इनके एप्लीकेशंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप लोग यूज किए हैं, दोनों एप्लीकेशंस। जब आप ट्रांजिशंस पढ़ते हैं कि लोअर स्टेट से हायर में पार्टिकल कब ट्रांजिशन करेगा या हायर से लोअर में कब ट्रांजिशन करेगा, तो आप लोग स्पेक्ट्रा पढ़े होंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हो या इमिशन स्पेक्ट्रा हो, जहाँ पे आपने सिलेक्शन रूल्स नोट कर लिए कि अगर ये सिलेक्शन रूल्स फॉलो हो रहे हैं तब ट्रांजिशंस आप ड्रॉ कर देते हैं कि ये ट्रांजिशन हायर से लोअर में आएगा या लोअर। जब हायर से लोअर में आएगा तो इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे हैं, जब लोअर एनर्जी स्टेट से हायर में जाएगा तो हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे हैं। बट वहाँ पे सिलेक्शन रूल सम टाइम आप एमएल पे पढ़े होंगे, कभी एमजे पे पढ़े होंगे, कभी रोटेशनल क्वांटम नंबर पे पढ़े होंगे, कभी वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर पे पढ़े होंगे। तो वो आपको ये बताता है कि जब आप टाइम डिपेंडेंट परटर्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, जब आप स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, तो मोस्टली केसेस में आप रेडिएशन या आपने लेजर लाइट या कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी मटेरियल पे, स्पेसिमेन पे आप इंसिडेंट कराते हैं। अब उस रेडिएशन में मोर फ्रिक्वेंसीज हैं, जो गैप वहाँ पे प्रेजेंट है मटेरियल के एनर्जी लेवल्स में, उस एनर्जी को दैट पर्टिकुलर स्पेसिमेन एब्जॉर्ब कर लेगा। जब एब्जॉर्ब करेगा तो उससे पास होने वाला जो रेडिएशन है उसमें वो फ्रिक्वेंसीज मिस हो जाएंगी, उन वेव नंबर की जो वेव्स होंगी वो मिस हो जाएंगी, वहाँ पे इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। जो इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी होंगी उन वेव नंबर पे, उन फ्रिक्वेंसीज पे, उनके रेस्पेक्ट में इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। इस इंटेंसिटी डिफरेंस को मेजर करके हम ये कंफर्म करते हैं कि वो लाइन वहाँ पे मिस हो गई, तो वो पर्टिकुलर वेवलेंथ और पर्टिकुलर वेव नंबर की जो वेव थी वो स्पेसिमेन ने एब्जॉर्ब कर लिया, और कोई स्पेसिमेन, कोई एटम्स, कोई मॉलिक्यूल उन्हीं लाइंस को एब्जॉर्ब करता है, उन्हीं एनर्जीज को एब्जॉर्ब करेगा जो उसके एनर्जी लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग वहाँ पे डिफरेंस कर जाएगा। अब हायर यहाँ पे एब्जॉर्ब किया, पार्टिकल डिसाइड होगा इन एनर्जी, इन्हीं फ्रीक्वेंसीज का, इन्हीं वेवलेंथ का, इन्हीं एनर्जी डिफरेंस का फोटोन इमिट करेगा। जब इमिट करेगा तो दैट स्पेक्ट्रोस्कोपी इज नोन एज इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप रेडिएशन का कांसेप्ट ले रहे हैं, और रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जहाँ पे आपने टाइम डिपेंडेंसी इंक्लूड किया था। यहाँ से जो पोटेंशियल आएगा इस फॉर्म से, इस पार्ट से, वो टाइम डिपेंडेंट बिहेवियर बनेगा। और टाइम डिपेंडेंट पोटेंशियल अगर आप वहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं तो उसको परटर्वेशन टर्म कंसीडर करके आप टाइम डिपेंडेंट परटर्वेशन थ्योरी अप्लाई करेंगे, जहाँ पे आप फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट। इस केस में आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन फाइंड करते हैं। उन प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन की वैल्यू कब नॉन जीरो होगी उनको आप स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिलेक्शन रूल के लिए पढ़ लेते हैं कि ये रूल एमएल की वैल्यूज वाले, ये रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यूज वाले, उनमें जब डिफरेंस निकालते हैं डेल्टा जे या डेल्टा एमएल, ये ट्रांजिशंस वहाँ पे टाइम डिपेंडेंट परटर्वेशन थ्योरी में अलाउड होंगे। बट जो फॉरबिडन होते हैं वो वहाँ पे आप इंक्लूड नहीं करते, ओनली अलाउड वाले ट्रांजिशंस की कंडीशन को आप वहाँ पे फॉलो करते हैं। टाइम इंडिपेंडेंट परटर्वेशन थ्योरी में जो अनपर्टर्ब्ड के एनर्जी लेवल्स हैं, आइगन फंक्शंस हैं, इस टाइम इंडिपेंडेंट परटर्वेशन से उनमें क्या चेंजेस होंगे, स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स या चेंजेस इन एनर्जी लेवल्स,
ड्यू टू अनपर्टर्ड हैमिल्टोनियन, वो आप टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी में फाइंड करते हैं। जैसे आप लोग जीमन इफेक्ट पढ़ते हैं, तो जीमन इफेक्ट में अगर आप कोई टाइम डिपेंडेंट फील्ड अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे जो पहले पार्टिकल के लिए ये लेवल था वो या तो अपवार्ड शिफ्ट हो सकते हैं या डाउनवर्ड शिफ्ट हो सकते हैं, शिफ्टिंग हो जाएगा एनर्जी लेवल का, या समटाइम ये स्प्लिट भी हो सकता है। अगर डिजेनरेट लेवल्स हैं तो ये एनर्जी जो पहले डिजेनरेट थी वो नॉन डिजेनरेट एनर्जीज में कन्वर्ट हो सकती है, जो कन्वर्ट होंगी तो यहाँ स्पेसिंग आ जाएगा एनर्जी लेवल्स में। तो आप जीमन इफेक्ट में, स्टार्क इफेक्ट में ये आप स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स पर, तो वो करक्शंस आ गया एनर्जी में, क्या चेंजेस हो गए वो आप टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी में। तो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, कहीं आपको करक्शंस फाइंड करने होंगे, कहीं आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन फाइंड करना होगा। यहाँ पे करक्शंस फाइंड करने होंगे, करक्शंस इन एनर्जी एंड आइगन फंक्शन, और यहाँ पे आपको फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल। तो बोथ के मेथड में डिफरेंस है कि कहाँ हमें क्या पार्ट अप्लाई करना। अब डिस्कस करते हैं इसके टाइप्स को, टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी के टाइप को। टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी को आप फिर से 2 क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं। टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, इसको क्लासिफाई करेंगे तो डिजेनरेट और नॉन डिजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी। नॉन डिजेनरेट टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, एंड डिजेनरेट टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। तो दीज 2 टाइप्स, जो वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है नॉन डिजेनरेट और डिजेनरेट, ये आपको पहले एनर्जी के लिए ऑपरेटर्स की आइगन वैल्यूज के लिए डिजेनरेट और नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यू का कांसेप्ट डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे जब आप अनपर्टर्ड हैमिल्टोनियन लेंगे और अनपर्टर्ड हैमिल्टोनियन के लिए आप आइगन वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अनपर्टर्ड एनर्जी आपको फाइंड होगी। दिस इज अनपर्टर्ड एनर्जी। अगर अनपर्टर्ड हैमिल्टोनियन की जो एनर्जी है वो नॉन डिजेनरेट है तो नॉन डिजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी, अगर ये डिजेनरेट है तो डिजेनरेट परटर्बेशन। इफ आइगन एनर्जी, कोई एक एनर्जी की बात कर रहे हैं जिसके लिए करेक्शन फाइंड करना है। इफ आइगन एनर्जी ऑफ अनपर्टर्ड हैमिल्टोनियन H0 is non-degenerate, then perturbation theory is called non-degenerate time independent perturbation theory. Degenerate के लिए if eigen energy of unperturbed Hamiltonian is degenerate, then perturbation theory is called degenerate time independent perturbation theory, क्योंकि यहाँ पे पहले ही रेफरेंस लिया टाइम इंडिपेंडेंट का। degenerate time independent perturbation theory। तो एक बेसिक डिफरेंस आपको यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिया, टाइम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में क्या डिफरेंस है और डिजेनरेट और नॉन डिजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं नॉन डिजेनरेट टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। बेसिक डिफरेंस आपको डिस्कस कर दिया, अब इससे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, क्या रिजल्ट्स फाइंड करने का मेथड है वो डिस्कस करते हैं डिटेल में। नॉन डिजेनरेट केस, नॉन डिजेनरेट टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन। तो यहाँ पे हैमिल्टोनियन में आप 2 पार्ट कंसीडर करेंगे, H0 और HP। जो पहले आपको हिंट भी किया है अनपर्टर्ड हैमिल्टोनियन, फिर से एक बार नोट कर लें, अनपर्टर्ड हैमिल्टोनियन, इसको हैमिल्टोनियन अनपर्टर्ड कंसीडर करेंगे, वो भी आपको मैंने हिंट किया है। द हैमिल्टोनियन for which Schrodinger equation is exactly solvable। जो नॉन सिस्टम आपको डिस्कस किए हैं उनके फॉर्म के कॉरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल्स या हैमिल्टोनियन फॉर्म होंगे उनको आप अनपर्टर्ड हैमिल्टोनियन में इंक्लूड करेंगे। HP पार्ट जो स्टेटमेंट में मेंशन करेगा कि ये पर्टर्ड
हैमिल्टोनियन है या सिस्टम इस परटर्बेशन से परटर्ड हो रहा है, तो दैट पार्ट को परटर्ड हैमिल्टोनियन कंसीडर करेंगे। इसी में कंपेयरिंग करने के लिए एक और पॉइंट है कि जिनके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन अगर थी, जिस पोर्शन के लिए, जिस पार्ट के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन अगर थी सॉल्वेबल नहीं है, वो परटर्ड हैमिल्टोनियन होगा, परटर्ड हैमिल्टोनियन। द हैमिल्टोनियन for which Schrodinger equation is not exactly solvable। खुद से जब आप एज्यूम करेंगे तो एचपी पार्ट वो पार्ट होगा जिसको आपने पहले श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए, जिसके लिए सॉल्यूशन आपने नहीं पढ़ाया। बट कई बार क्वेश्चन में खुद कहेगा कि फॉर दिस परटर्बेशन, तब आपको ये चेक नहीं करना है कि इसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन एग्जैक्टली सॉल्वेबल है या नहीं, तब आप उसको एज ए परटर्बेशन टर्म कंसीडर करेंगे, आगे करेक्शंस फाइंड करेंगे। तो करेक्शंस के एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए एक तो कंडीशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी आपको पता होना चाहिए, और इस एचपी पार्ट को एक यूनिटलेस पैरामीटर के टर्म्स में रिजल्ट आप इसको डिफाइन करेंगे। कंडीशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी एचपी पार्ट, परटर्ड हैमिल्टोनियन मस्ट बी वेरी वेरी लेस देन एच नॉट और टोटल हैमिल्टोनियन, ये कंडीशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी। एचपी पार्ट स्मॉल होना चाहिए, और एचपी को आप नोट करेंगे लैम्डा एच डैश, वेयर लैम्डा इज यूनिटलेस पैरामीटर, और लैम्डा की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन, जिससे आपको ये कंडीशन फुलफिल होगी। तो करेक्शंस फाइंड करने के लिए एनर्जी में करेक्शंस क्या होंगे, आइगन फंक्शंस में क्या करेक्शन होंगे ड्यू टू परटर्बेशन, एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए हम इस लैम्डा की टर्म्स में एक सीरीज नोट करेंगे। आफ्टर परटर्बेशन इस टोटल हैमिल्टोनियन की जो स्टेट होगी, आइगन एनर्जी होगी और आइगन फंक्शन होंगे, उनको इस लैम्डा के टर्म्स में एक्सपेंड करेंगे। बट ये जो अनपर्टर्ड हैमिल्टोनियन है, इसके आइगन फंक्शंस और आइगन एनर्जीज नोन होंगी। अगर वो नोटेशन ऑफ फाई एन ले रहे हैं, लेट कैट ऑफ फाई एन बी द आइगन फंक्शन ऑफ unperturbed Hamiltonian H naught with non-degenerate eigenvalue, ENG। तो इसके लिए आपको अनपर्टर्ड आइगन वैल्यू इक्वेशन जो पहले भी ये हिंट किया है, ये फिर से आपको रिक्वायर्ड होगा। ये रिजल्ट्स नोन होंगे, ये आइगन फंक्शन नोन होगा, ये आइगन एनर्जी नोन होगी, क्योंकि इस H नॉट पार्ट के लिए आपको नोन सिस्टम्स डिस्कस किए हुए हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है वो आपको हिंट किया हुआ है। तो इस परटर्बेशन थ्योरी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको अनपर्टर्ब्ड के रिजल्ट्स नोन होने चाहिए। या आप ये कह सकते हैं कि अगर आपको वे नोन है और कहीं भूल रहे होंगे तो इस परटर्बेशन थ्योरी में वो रिवाइज किया है। ये साई एन को आप टोटल हैमिल्टोनियन का आइगन फंक्शन लेके चलो, आइगन फंक्शन ऑफ टोटल हैमिल्टोनियन एच नॉट आफ्टर परटर्बेशन विद आइगन वैल्यू ई एन। तो टोटल हैमिल्टोनियन के लिए आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉर्म लाइक दिस बनेगा, एच ऑपरेटर और कैट ऑफ साई एन, ई एन कैट ऑफ साई एन। बट आप ये इक्वेशन को एग्जैक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये इक्वेशन को आप एग्जैक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। अगर एग्जैक्टली सॉल्वेबल होता है टर्म ये इक्वेशन, तो आपको एप्रोक्सीमेशन मेथड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इसको परटर्बेशन के स्टेप्स फॉलो करने के लिए आप ये एनर्जी ई एन को अनपर्टर्ब्ड एनर्जी के रेफरेंस लेके इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ लैम्डा एक्सपेंड करेंगे। ये परटर्बेशन थ्योरी के लिए मेथड है, इसके एक्सपेंशन में आप इसको नोट करेंगे। ये इनफाइनाइट सीरीज में मैंने इसको नोट कर दिया। ऐसे ही आप साई एन को नोट करेंगे, अनपर्टर्ब्ड आइगन फंक्शन रिप्रेजेंटेड बाय कैट ऑफ आई एन प्लस लैम्डा फर्स्ट ऑर्डर करेक्ट लैम्डा स्क्वायर साई एन टू, करेक्शन टर्म्स आपको यहाँ पे लैम्डा पावर के साथ नोट किया। ये नोटेशन, दीज टू नोटेशंस आपको डिस्कस हो गए। अब यहाँ पे तो ये नोटेशन और ये नोटेशंस न्यू हैं जो आगे सीरीज में नोट किए गए। तो अगर एक टर्म को आप यहाँ पे होंगे ना, फिर से बोलिए, तो बोल रहे थे अभी सर ये फाई एन होंगे ना, फाई एन के साई एन। ये जी सर। देखो अभी तो मैंने आपको ये नोटेशन बताया है, ये नोटेशन, ये 4 नोटेशंस बता दिए। इस एनर्जी के नोटेशन को भी आपको न्यू नोटेशन दे सकते थे, इसको आप चाहे आपकी चॉइस से चाहे फाई एन कर लीजिए चाहे साई एन कर लीजिए। नोटेशंस अभी मैंने इनको इंटरप्रेट नहीं किया है, तो कुछ भी हो सकता है। ओनली आपको ये इन्फॉर्मेशन क्या देंगे वो आपको इंपॉर्टेंट है। ये टर्म क्या बताएगा और ये टर्म क्या बताएगा। आपको अगर इसको फाई एन 1 फाई एन 2 करना है तो वो नोट कर सकते हैं, बट मैंने ये नोटेशन आपको यहाँ पे हिंट कर दिए। दिस टर्म रिप्रेजेंट, देखो आप कंपेरिजन करिए, दीज टू टर्म में लैम्डा पावर 0 है मल्टीप्लाई, दीज टर्म्स में लैम्डा पावर 1 है, और यहाँ पे जो नंबर है ये टर्म को मैंने यहाँ 1 लिखा है। अब ये टर्म पावर नहीं है, जस्ट ये इस लैम्डा के कितनी पावर का कोफिशिएंट है वो टर्म आपको यहाँ पे किया है। ये लैम्डा स्क्वायर, ये ई एन, ये लैम्डा क्यू, ये ई एन। तो जो पावर लैम्डा का है वही यहाँ पे
टर्म नोट किया है, तो ये पावर k है, तो दिस टर्म रिप्रेजेंट kth ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी, kth ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी, एंड दिस टर्म notation also coefficient of lambda power k, kth ऑर्डर करेक्शन इन आइगन फंक्शन। अब तक जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं करेक्शंस के लिए वो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एंड सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी एंड फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन। बाकी ये जनरलाइज करने के लिए मैंने एक्स्ट्रा टर्म्स नोट किए। तो अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन फाइंड करना है तो ये En1 और En2 फाइंड करना है, और यहाँ पे psi n1 फाइंड करना है। तो ये नोटेशंस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आपको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये टर्म नोन है, ये टर्म एग्जैक्टली सॉल्वेबल नहीं है इक्वेशन, तो हमें इस En को सिस्टम के लिए फाइंड करना होगा, तो इस सीरीज की रिक्वायरमेंट है। ऐसा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए ये हायर ऑर्डर टर्म्स नेग्लेक्ट हो जाएं या जीरो हो जाएं, फर्स्ट ऑर्डर टर्म तक आपने रिजल्ट को फाइंड किया और ये रिजल्ट 100% एक्यूरेट भी हो गया अगर ये श्योरली जीरो हो गए, और आपने फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन से अनपटर्ड को ऐड किया, रिजल्ट फाइंड हो गया। बट समटाइम ऐसा हो सकता है कि ये टर्म जीरो ना हो श्योरली। जब जीरो नहीं होंगे तो आप चेक करें, जैसे जैसे आप ये टर्म को यहाँ पे इंक्लूड करते जाएंगे लैम्डा वैल्यू वेरी स्मॉल है। अब इस अनपटर्ड के रेस्पेक्ट में ये टर्म का कंडीशन अगर ये नॉन जीरो है तो इससे लेस आएगा। इस टर्म का कंडीशन दीज टू टर्म के रेस्पेक्ट में अगर ये नॉन जीरो है तो और भी लेस हो गया। लैम्डा स्क्वायर है, 1/10 का स्क्वायर करेंगे 1/100 बनेगा, इस टर्म से ये वैल्यू और स्मॉल हो गया, ऐसे ये वैल्यू और स्मॉल होगा। तो ये सीरीज कहीं ना कहीं जाके जब वैल्यू डिक्रीज होता जा रहा है तो कहीं ना कहीं जाके कन्वर्ज हो जाएगा। तो आपको ऑल टर्म्स नहीं फाइंड करने पड़ेंगे, ओनली फ्यू टर्म्स का कंडीशन इंक्लूड करके आप एक अप्रोक्सीमेट रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। इसलिए इस पर्टिकुलर थ्योरी को बोल रहे हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड, क्योंकि यहाँ से जो रिजल्ट्स आएंगे वो एक्यूरेट नहीं होंगे। सम टाइम वो एग्जैक्ट एनर्जी से मैच कर सकते हैं बट जनरली वो डिफरेंट होंगे। जब ये ऑल टर्म्स यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे तो इनमें आप एक्जैक्टली जीरो नहीं है, दीज टर्म्स के रेस्पेक्ट में ये हायर ऑर्डर टर्म को आप नेग्लेक्ट करके रिजल्ट फाइंड कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इट मींस वो नॉन जीरो है अभी, तो ये कुछ ना कुछ टर्म्स कंट्रीब्यूट करेंगे। जब कंट्रीब्यूट करेंगे तो हो सकता है कि रिजल्ट में एनर्जी जब आप फाइंड किया तो 2%, 3%, 5%, 10% का एरर प्रेजेंट है, तो 100% एक्यूरेट नहीं है, इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड। अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आप फाइंड कर रहे हैं क्योंकि सीरीज एक्जेक्टली कहाँ जाके टर्मिनेट होगा वो आपको नहीं पता है, आप सम टर्म्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो हमें ये करेक्शंस फाइंड करने हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर करेक्शंस, जो भी टर्म्स रिक्वायर्ड होंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन में टोटल हैमिल्टोनियन के लिए जो इक्वेशन मैंने नोट किया है, आप इस टोटल हैमिल्टोनियन की फॉर्म अनपर्टर्ड और पर्टर्ड हैमिल्टोनियन में आइगन फंक्शन एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एंड एनर्जी और कॉरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन लैम्डा इस इक्वेशन में प्लेस करेंगे। चाहे तो इस इक्वेशन को कोई नंबर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये h वैल्यू था यहाँ पे h0 प्लस hp, तो ये टर्म और दी सीरीज इस इक्वेशन में प्लेस करें, h प्लस h0 सॉरी h इज इक्वल टू h0 प्लस hp, और hp को मैंने लैम्डा h डैश कंसीडर किया है, psi n कैट ऑफ phi n प्लस लैम्डा psi n1 is equal to En, that is En0 plus lambda En1 plus lambda square En2 phi n cat vector plus lambda psi n1 plus lambda square psi n2। इस इक्वेशन में मैंने ये अनपर्टर्ड और पर्टर्ड हैमिल्टोनियन के टर्म्स में टोटल हैमिल्टोनियन प्लेस किया और ये सीरीज लैम्डा के टर्म्स में प्लेस किया। इस इक्वेशन की हमें रिक्वायरमेंट होगी करेक्शन इन एनर्जी और आइगन फंक्शन फाइंड करना, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। बट उससे पहले एक टर्म को और यहाँ पे मैंने हिंट किया, एक और एप्रोक्सीमेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये टर्म नॉर्मलाइज है, ये आपसे पहले आप मोर सिस्टम्स के थ्रू कंफर्म कर चुके हैं कि ये जो आपको एनर्जी है ये ऑर्थो नॉर्मलिटी कंडीशंस आइगन फंक्शंस रिप्रेजेंट करेंगे, ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन फॉलो करेंगे। सेम के लिए नॉर्मलाइज और डिफरेंट के लिए ऑर्थोगोनलिटी। एनर्जी आइगन फंक्शंस डिफरेंट आइगन वैल्यूज के लिए, क्योंकि ये नॉन डिजनरेट है, तो डिफरेंट आइगन वैल्यूज के आइगन फंक्शंस ऑर्थोगोनल होते हैं, ये आपको पहले डिस्कस किया, और सेम हम यहाँ में नॉर्मलाइज कंसीडर करते हैं। अब जैसे ही आपने स्मॉल परटर्बेशन अप्लाई किया तो इस टोटल हैमिल्टोनियन के लिए जो आइगन फंक्शन है psi n, हम ये अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं कि इसकी भी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अनचेंज होनी चाहिए, ये भी नॉर्मलाइज होना चाहिए। वी कैन अज्यूम दैट ये फर्स्ट टर्म नॉर्मलाइज है, phi n ये वैल्यू 1 है, और आफ्टर परटर्बेशन वी कैन अज्यूम दैट ऐसा होगा या नहीं वो कैलकुलेट होकर पता चलेगा, बट यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं, अज्यूम करके चल रहे हैं। वी कैन अज्यूम दैट आफ्टर परटर्बेशन psi n ब्रैकेट इज आल्सो 1, ये ब्रैकेट 1 ले रहा है, ये ब्रैकेट 1 है, ये कंफर्म है यहाँ से करें। और इस ब्रैकेट को फाइंड करने के लिए हमें एक कैट वेक्टर दिया हुआ है, इससे ब्रैकेट फाइंड करेंगे और लैम्डा को चाहें तो कहीं पे और नोट कर दें कि वो रियल है, जिससे आप इजीली ये ब्रैकेट फाइंड करना।
तो कैट ऑफ साई एन गिवन था, देन ब्रा वेक्टर ऑफ साई एन इज इक्वल टू ब्रा वेक्टर ऑफ फाई एन प्लस लैम्डा ब्रा वेक्टर ऑफ साई एन 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर ब्रा वेक्टर ऑफ साई एन 2। ऐसे ही सम टर्म्स आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। जब आप साई एन ब्रैकेट फाइंड करेंगे तो आपको कैट वेक्टर भी नोन है और ब्रा वेक्टर भी नोन है। ये ब्रा वेक्टर इस कैट वेक्टर के साथ एडजस्ट किया तो फाई एन ब्रैकेट बन गया। नेक्स्ट ये ब्रा वेक्टर इस कैट वेक्टर के साथ एडजस्ट करेंगे, फिर ये कैट वेक्टर इस ब्रा वेक्टर के साथ एडजस्ट करेंगे। ऐसे ही मोर टर्म्स आप नोट करते चले जाएंगे। लैम्डा पावर 1 के लिए ब्रैकेट ऑफ फाई एन विद साई एन 1 प्लस ब्रैकेट ऑफ साई एन 1 विद फाई एन, ये लैम्डा पावर 1 के ब्रैकेट्स बने। ऐसे ही लैम्डा स्क्वायर के लिए ब्रैकेट इस फाई एन का इस साई एन 2 के साथ ब्रैकेट। लैम्डा पावर 2 के लिए आपको चेक करना फाई एन साई एन 2 एक टर्म बनेगा, इस टर्म का साई एन 2 का फाई एन के साथ ब्रैकेट प्लस अब these टू करेक्शन टर्म्स का ब्रैकेट साई एन 1 के साथ ब्रैकेट। ऐसे ही आप ऑल टर्म्स नोट करते चले जाएंगे। बट आपने ये टर्म कंफर्म है कि 1 बनेगा और ये टर्म आप एज्यूम करके चल रहे हैं 1 है, तो एक ही कंडीशन में ये 1 हो सकता है जब ये ऑल टर्म्स 0 हो जाए, जो आगे करेक्शंस के एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए रिक्वायर्ड होगा। इसलिए मैंने पहले आपको कंफर्म करने के लिए कि ये ब्रैकेट्स इंडिविजुअल ब्रैकेट्स 0 बनेंगे तभी ये 1 बनेगा। ये 1 है, ये 1 है, तो एक ही केस में आपको ये 1 बनेगा जब ये ऑल टर्म्स 0 बनेगा। तो यहाँ पे आपको कंफर्म हो गया कि फाई एन साई एन 1 ये ब्रैकेट 0 है, इसका ये टर्म भी 0, अनपर्टर्ब्ड स्टेट का करेक्शन के साथ ब्रैकेट 0 बनेगा किसी भी अनपर्टर्ब्ड स्टेट के लिए। ऐसे ये ब्रैकेट्स आगे तक कैलकुलेट करते जाएंगे, फाई एन साई एन के ऑर्डर तक ये ब्रैकेट 0 बनेगा। और चाहे अनपर्टर्ब्ड के लिए कैट वेक्टर यूज कर लें और करेक्शन के लिए ब्रा वेक्टर। करेक्शन के साथ ब्रैकेट 0 है। मोर ब्रैकेट्स बनेंगे जो आपको यहाँ पे 0 इन कर दिए हैं, आगे कहीं रिक्वायर्ड होंगे तो आप यूज कर सकते हैं। मोर ब्रैकेट्स जो भी यहाँ पे इस टर्म के अलावा जितने भी ब्रैकेट्स बनेंगे वो सारे के सारे 0। अब इस इक्वेशन को फिर से रेफरेंस लें। इस इक्वेशन में बोथ साइड से लैम्डा के डिफरेंट पावर के कोफिशिएंट कंपेयर करें। तो अगर आप यहाँ पे लैम्डा पावर 0 का कोफिशिएंट इक्वेट करें, नाउ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा पावर 0 और लैम्डा पावर 0 का कोफिशिएंट इक्वेट करने के लिए इस h नॉट को इस फाई एन को ऑपरेट कराएं तो लैम्डा से इंडिपेंडेंट टर्म है। पर जैसे इस लैम्डा h डैश को कहीं पे भी ऑपरेट कराएंगे तो लैम्डा पावर प्रेजेंट रहेगा जो लैम्डा पावर 0 में इंक्लूड नहीं होगा। राइट साइड में ये टर्म और ये टर्म इंक्लूड करेंगे तो लैम्डा से इंडिपेंडेंट बनेगा, बाकी टर्म में लैम्डा आ जाएगा। तो लैम्डा पावर 0 का कोफिशिएंट आप इक्वेट करेंगे तो आपको अनपर्टर्ब्ड एनर्जी आइगन वैल्यू इक्वेशन बन जाएगा जो आपने पहले नोट किया हुआ है, जिसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन आकृति आपने सॉल्व किया हुआ। ऐसे ही करेक्शन टर्म्स फाइंड करने के लिए ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा पावर 1 से क्या रिलेशन बनेगा, कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा पावर 2 से क्या रिलेशन बनेगा, और दीज इक्वेशंस को यूज करके यहाँ पे हम करेक्शंस इन एनर्जी और आइगन फंक्शंस फाइंड करेंगे। एक जनरलाइज मेथड आपको पता चल जाएगा जो आपके सिलेबस में सिर्फ सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन है जो डिफिकल्ट बनेगा कैलकुलेट करना। अगर हम थर्ड ऑर्डर पे जाएंगे, इसमें ये एनर्जी करेक्शंस फाइंड करने लगे तो कैसे फाइंड करना है, आपको लैम्डा पावर 3 का कोफिशिएंट इस इक्वेशन से चाहिए, बट थर्ड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन कैलकुलेट करना मोर डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हम इस सीरीज को जरूर इनफाइनाइट तक लिखे हैं, यहाँ पे हम ओनली स्टार्टिंग के सम टर्म्स यूज करके रिजल्ट फाइंड करेंगे, बाकी टर्म कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। बाकी ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। 1:30 से 3:30 लेक्चर का टाइमिंग था और ब्रेक के बाद शायद 4:30 से है। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए, नेक्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए, स्लाइड नंबर 10 सर। हाँ, मैं लास्ट से फर्स्ट तक स्लाइड शो कर रहा हूँ। कंसंट्रेट रहेंगे, कई बार रिपीट करा देते हैं आप लोग कि ये स्लाइड छूट गया, तो पहले ही कंसंट्रेट रहें।
हेलो सर। सर इसमें सबसे ऊपर वाले में भी 1 का गैप है ना? कहाँ पे? J1 is equals to L1 plus बार S1 बार लेके बताने की L1। जरूरत नहीं है, ये तो कितनी बार क्वेश्चंस मतलब ये सेम स्टेटमेंट लिखा दिए हैं, बार बार लिखने में भी वही मीनिंग है, मैं बोलने में भी वही बात है। L1 प्लस S1 से L1 माइनस S1 मैग्नीट्यूड विद रेफरेंस ऑफ यूनिटी, हर बार ये बताया होगा, सभी में विद रेफरेंस ऑफ यूनिटी आता है, ठीक है। हेलो सर। हाँ जी सर इधर ग्राफिक्स में एक ये जो प्लेविस गॉटन कोएफिशिएंट को लेके इधर एक टेबल बना हुआ है, तो इस टेबल ना होके वो मैट्रिक्स फॉर्म शायद बोलते हैं उसको, वो मेरे को पता नहीं सर, ये सर समझ नहीं आता सर, अगर थोड़ा अगर टाइम मिलता है तो कभी। देखो ये अभी आपको यहाँ पे ये देखिए, ये जो सीरीज एक्सपेंशन कराया है मैंने, ये सीरीज जो लिखवाया है, अब आप ये बताइए अगर 2x2 का कोई मतलब कोई सिस्टम है 2 स्पिन हाफ पार्टिकल के लिए, तो 2 स्पिन हाफ पार्टिकल में J की और M की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये मैक्सिमम कितनी ये कोफिशिएंट्स बन रहे थे, 4 बन रहे थे ना हाँ सर। स्पिन हाफ के लिए, इसमें तो आप ये देखिए 2x2 का सीजे कोफिशिएंट बनेगा वहाँ, सीजे कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो 4 कोफिशिएंट्स आएंगे वहाँ पे, वो कोफिशिएंट्स आपके क्या हैं, 0 हैं, नॉन जीरो हैं, वो इससे बता दिए। ऐसे ही आप J की कोई और वैल्यूज लेंगे, M की कोई और वैल्यूज लेंगे, तो वहाँ पे भी ये हमेशा 2x2 के मैट्रिक्स बनेंगे स्पिन हाफ, 2 स्पिन हाफ पार्टिकल के लिए। अब अगर एक वैल्यू 1 है और एक वैल्यू हाफ है, अब ये पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी, एक ही पार्टिकल का ये L ऑर्बिटल क्वांटम नंबर हो या स्पिन क्वांटम नंबर हो, ठीक है। तो यहाँ से J की वैल्यू कितनी बनेगी, 1 प्लस हाफ से 1 माइनस हाफ तक, ठीक है। तो J की 2 वैल्यूज बनी 3/2 और 1/2, तो यहाँ पे इनको प्रोडक्ट कर लें 2L प्लस 1 और 2S प्लस 1, ये यहाँ से आप मैट्रिक्स का ऑर्डर बना सकते हैं। जो मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा उसमें कितने रोज आएंगे, कितने कॉलम्स आएंगे, यहाँ पे भी चेक करिए। J1 पता था, J2 पता था, तो मैंने 2x2 क्यों कहा, क्योंकि 2J1 प्लस 1 से ये वैल्यू 2 बनेगा और 2J2 प्लस 1 से ये नेक्स्ट वैल्यू भी 2 बनेगा, तो 2x2 का मैट्रिक्स आ गया। तो जितने कोफिशिएंट्स यहाँ पे बन रहे हैं J की और M की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, वो सारे कोफिशिएंट्स आपको वहाँ पे उस मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वहाँ वो टेबल ना करके एक तरह से मैट्रिक्स बना देता है उस पार्ट को। यहाँ पे मैंने यहाँ पे अलग अलग बता दिया है कि वैल्यू 0 क्या है, नॉन जीरो क्या है, वहाँ पे वो मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे रहा है। पर सर इधर इन लोगों का एक टेक्निक है, मतलब जिस टेक्निक से कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ता है, एक टेबल अगर याद रह जाएगा तो ऐसा हो जाता है। सबके लिए नहीं होगा, वो ये रिलेशंस यूज करने पड़ते हैं जो मैंने यहाँ पे बताया। अच्छा, वैल्यू डायरेक्ट नहीं नोट कर सकते। बाकी ब्रेक के बाद डिस्कस करें।